सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी फेज 13 का एग्ज़ाम हुआ है 24 जुलाई से 1 अगस्त तक। टोटल आपके 24 शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया गया है। उसमें जितने भी जीके जीएस के रियल और ऑथेंटिक प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इसके अलावा स्टेनोग्राफर 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके इन एग्ज़ामों में जो है यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हु रोट द बुक ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के जो है ना लेखक कौन है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ट्रेन टू पाकिस्तान ये जो पुस्तक है ना, ये खुशवंत सिंह के द्वारा जो ये आपका लिखा गया था। और ये जो आपका पुस्तक जो ये कब प्रकाशित किया गया था, तो इसे आपका वर्ष 1956 में जो ये आपका प्रकाशित किया गया था। तो खुशवंत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा खुशवंत सिंह के अन्य अगर पुस्तकों की बात कर ले तो देखिए, आई शैल नेवर हियर ए नाइटिंगेल, इसके अलावा वाई आई सपोर्टेड द इमरजेंसी, दिल्ली ए नॉबल, द गॉड, द बैड एंड द रेडिकुलस, इसके अलावा द सनसेट क्लब, डेथ एट माई डोर स्टेप, इसके अलावा वुमेन एंड मैन इन माई लाइफ, ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिश, इसके अलावा ए हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। ये सारे जो पुस्तक है ना, ये आपके खुशवंत सिंह के द्वारा जो ये आपके लिखे गए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द मालगुडी डेज, यानी ये जो आपका मालगुडी डेज जो पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन है। तो देखिए, पुस्तक से आपके दो प्रश्न जो आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। तो देखिए, मालगुडी डेज नामक पुस्तक के जो लेखक है ना, ये आपके आर.के. नारायण के द्वारा जो ये आपका लिखा गया है। और ये जो आपका मालगुडी डेज जो पुस्तक है, ये आपका वर्ष 1943 में जो ये आपका प्रकाशित किया गया था। तो आर.के. नारायण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आर.के. नारायण जी के द्वारा अन्य लिखी गई पुस्तकों की बात कर ले, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपथ, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इसके अलावा वेटिंग फॉर द महात्मा, द मैन ईटर ऑफ मालगुडीज, इसके अलावा मालगुडी डेज, ए टाइगर फॉर मालगुडी और द वर्ल्ड ऑफ नागराज। ये सारे पुस्तक जो है ना आपके आर.के. नारायण जी के द्वारा जो ये आपके लिखे गए हैं। इसके अलावा आर.के. नारायण जी के अगर नोबल यानी उपन्यास की बात कर लेंगे, कौन कौन से उपन्यास जो वो लिखे गए हैं, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, द डार्क रूम, इसके अलावा मैसूर, द गाइड, द स्वीट वेंडर, इसके अलावा द पेंटर ऑफ साइंस, द महाभारता, इसके अलावा टॉकेटिव मैन, द एबडक्शन ऑफ सीता। ये सारे जो नॉवल है ना, ये आर.के. नारायण जी के द्वारा जो ये आपके लिखे गए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि एज पर सेंसस 2011 विच सिटी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना, भारत का कौन सा शहर जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो ये आपका शहर रहा था। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है ना, ये आपका मुंबई शहर जो ये आपका रहा था। और दूसरे स्थान पर जो ये आपका दिल्ली जो वो रहा था। तो मुंबई ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, 2011 की जनगणना से प्रश्न पूछा गया है, तो आगे की शिफ्टों में यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या अगर पूछी जाए कि ये कितना रहा था, तो ये आपका 121 करोड़ रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर ले 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो ये आपका कितना रहा था, तो देखिए, भारत की जो आपका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना, यानी 2001 से लेकर जो है 11 तक जो आपका जनसंख्या वृद्धि दर है, ये आपका 17.64% रहा था। नेक्स्ट अगर बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात अगर पूछा जाए, तो ये आपका 943 रहा था। आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा, 943 जो है ना, ये आपका भारत का जो वो लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो जो ये आपका रहा था। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका केरल राज्य रहा था। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो ये आपका हरियाणा राज्य का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका सबसे कम रहा था। वहीं अगर बाल लिंगानुपात के बारे में पूछा जाए, तो यानी बाल लिंगानुपात कहने का मतलब कि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में 2011 में आपका कितना रहा था, तो ये आपका 919 रहा था।
इसके अलावा अगर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि 2011 में भारत की जो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर जो है ये कितना रहा था, तो ये आपका 74.04% रहा था। इसके अलावा 2011 में पुरुषों का अगर साक्षरता दर पूछा जाए तो ये आपका 82.14% रहा था। महिलाओं का जो है ये आपका 65.46% रहा था। इसके अलावा बात कर ले एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा रहा था, तो ये आपका उत्तर प्रदेश रहा था। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा रहा था, तो ये आपका राजस्थान राज्य रहा था। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका सिक्किम राज्य रहा था। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो देखिए गोवा राज्य जो है ना ये आपका सबसे छोटा राज्य जो वो आपका रहा था। 2011 में भारत का औसत जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो ये आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का रहा था, तो ये आपका बिहार राज्य का रहा था। बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। यहाँ पर 1102 आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, 1106 जो है ना ये आपका बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व जो ये आपका रहा था। और सबसे कम जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है ना ये आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका केरल राज्य रहा था, जहाँ पर केरल का औसत जो ओवरऑल जो है ना ये आपका 94% जो है आपका साक्षरता दर जो ये आपका रहा था। और सबसे कम साक्षरता दर वाला अगर राज्य पूछा जाए तो ये आपका बिहार राज्य का रहा था। 2011 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत ये जो आपका कितना रहा था, तो देखिए शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है ना ये आपका 31.16% रहा था। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाता है तो ये आपका 68.84% रहा था। और 2011 की जो जनगणना है ये आपका कौन सी जनगणना थी, तो ओवरऑल जो ये आपका 15वीं जनगणना थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर पूछा जाए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश 1947 में जो ये आपका आज़ाद हुआ था, और उसके बाद जो आपका पहला जनगणना ये आपका 1951 में हुआ था। और यानी स्वतंत्रता के बाद आपका जो 2011 की जनगणना है ये आपका 7वीं जनगणना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। भारत में पहली बार नियमित जनगणना अगर पूछा जाए तो देखिए पहली बार जो आपका नियमित जनगणना है ना ये आपका वर्ष 1881 में जो ये आपका कराया गया था। लेकिन सिर्फ पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष में हुआ था, तो ये आपका 1872 में हुआ था। और भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है, तो ये आपका प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जो ये आपका किया जाता है। 2011 में किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रहा था, तो ये तो आपका बिहार तो नहीं होगा, और भी हो सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो। बिहार से भी ज़्यादा जो है ना ये आपका मेघालय राज्य का रहा था। मेघालय राज्य का आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 27.8% रहा था। तो मेघालय आपका वो करेक्ट आंसर होगा, आपको ध्यान में रखना है। और बिहार का अगर पूछा जाए कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या रहा था, तो ये आपका 25.42% रहा था। किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम देखा गया था, तो आपका केरल में देखा गया था। अगर नकारात्मक पूछा जाए यानी निगेटिव में किसका जनसंख्या वृद्धि दर जो आपको देखने को मिला था, तो ये आपका नागालैंड का जो वो देखने को मिला था। किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक था, तो केरल तो मैंने आपको बता दिया है। केरल का जो लिंगानुपात है ये आपका 1084 रहा था। और सबसे कम जो ये आपका हरियाणा राज्य को जो वो देखने को मिला था। भारत में जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी है ये किसके पास होती है, तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के पास होता है। 2011 में भारत में कुल कितने जिले थे, अब तो आपका जिला बढ़ गया, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो ये आपका 640 जिले थे। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर जो है ये सबसे अधिक रहा था, तो ये आपका लक्षद्वीप का रहा था। 2011 में कार्यशील जनसंख्या यानी 15 से 59 वर्ष का प्रतिशत जो ये कितना रहा था, तो ये आपका लगभग 62.5% रहा था। 2011 में कितने घरों की गणना जो ये आपका किया गया था, तो लगभग आपका 24.6 करोड़ घरों का जो है ये आपका गणना जो वो किया गया था। 2011 में भारत की जो औसत आयु है ना यानी मीडियन जो एज है ये आपका कितना रहा था, तो ये आपका लगभग 24 वर्ष रहा था। 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था, तो ये आपका दूसरा स्थान था। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये आपका पहला स्थान पे है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है ना ये कौन करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अकॉर्डिंग जो है ना जब संसद के दोनों सदन कहने का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में जो है किसी विधेयक को लेकर जो है ना ये जो आपका मतभेद हो जाता है, तो राष्ट्रपति जो ये आपके संयुक्त बैठक जो ये आपके बुला सकते हैं। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है ना ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा जो है ये आपका संयुक्त बैठक की जो आपका अध्यक्षता ये आपका किया जाता है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए प्रतिलेखन की जो प्रक्रिया है ना ये क्या होती है। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इज द प्रोसेस वेयर ए जीन डीएनए सीक्वेंस इज कॉपीड इनटू ए कप्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस, स्पेसिफिकली जो है आपका मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए, यानी डीएनए का जो प्रतिलेखन है ना ये आपका वह प्रक्रिया होता है जिसमें आपका एक जीन के डीएनए जो है ना अनुक्रम को एक पूरक आपका जो आरएनए अनुक्रम विशेष रूप से जो है ना ये आपका मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए में जो ये आपका कॉपी किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका ये दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच इज द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू द मिल्की वे, यानी मिल्की वे को ही आपका आकाश गंगा भी कहा जाता है, और आकाश गंगा के सबसे निकट स्थित जो आपका स्पाइरल गैलेक्सी जो है ना ये कौन सी है। तो देखिए आपका जो है मिल्की वे के सबसे निकट जो आपका स्पाइरल गैलेक्सी है ना ये आपका एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि स्टार्टअप इंडिया योजना का जो है मुख्य उद्देश्य जो है आपका पूछा गया था। तो देखिए स्टार्टअप इंडिया योजना की बात कर ले तो इसे जो आपका भारत सरकार के द्वारा जो है ना ये आपका 16 जनवरी 2016 को जो ये आपका शुरू किया गया एक प्रमुख पहल था, और इसका उद्देश्य जो है ना देश में नवाचार और स्टार्टअप को जो ये आपका बढ़ावा देने हेतु जो है एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना था, जिससे आर्थिक विकास को जो है ना ये आपका गति मिलेगी और बड़े पैमाने पर आपके रोजगार के जो वो अवसर जो वो पैदा होंगे। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया योजना का एक और आपका मुख्य उद्देश्य था, और यह आपका उद्देश्य था कि प्रत्येक बैंक शाखा में जो है ना कम से कम एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति और महिलाओं को जो है ना ये आपका व्यापार, सेवा या विनिर्माण क्षेत्र में एक नया उद्यम स्थापित करने के लिए जो है ऋण उपलब्ध जो ये आपका कराना था। तो आई थिंक बच्चे ने बताया कि ऑप्शन में यही वाला दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच स्टेट इज मोस्ट बेनिफिटेड बाय, जो आपका चाबहार बंदरगाह चाबहार पोर्ट यानी चाबहार बंदरगाह से जो है ना सबसे अधिक जो लाभ है ये आपका किस राज्य को होता है। तो देखिए चाबहार बंदरगाह से जो है ना ये आपका गुजरात राज्य को सबसे अधिक लाभ होता है। और सबसे अधिक लाभ क्यों होता है, क्योंकि यहाँ भारत के प्रमुख बंदरगाह जैसे कि आपका कांडला और मुंबई बंदरगाह जो ये आपका यहीं पर स्थित है, जो कि आपका चाबहार के साथ जो है ना भारत के व्यापारिक कनेक्टिविटी का जो ये आपका मुख्य आधार जो ये आपका माना जाता है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो आपका चाबहार जो बंदरगाह है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो ये चाबहार बंदरगाह की बात कर ले तो ये जो आपका ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि संतोष ट्रॉफी 2023 का जो फाइनल मैच है ना ये कहाँ पर खेला गया था। किसी बच्चे ने बताया कि संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल मैच जो ये किसने जीता था। तो देखिए दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ कि संतोष ट्रॉफी 2023 का था जो ना ये पहला आपका विदेशी फाइनल था, जो कि आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था 2022-23 का। तो ये जो आपका फाइनल जो मैच है ना ये आपका रियाद सऊदी अरब में जो ये आपका खेला गया था। और ये जो आपका फाइनल जो मैच है ना ये आपका कर्नाटक और मेघालय के मध्य जो वो आपका खेला गया था, जिसमें फाइनल मैच में जो है ये आपका कर्नाटक ने जो है ना मेघालय को जो वो हरा दिया था, यानी विजेता जो है ये आपका कर्नाटक राज्य रहा था। और कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका सऊदी अरब में जो ये आपका आयोजित किया गया था फाइनल मैच। तो अगर पूछा गया था कि कहाँ पर खेला गया था तो सऊदी अरब आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर विजेता पूछा गया होगा तो कर्नाटक फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले कि संतोष ट्रॉफी 2023-24 का विजेता कौन रहा था, तो ये आपका सर्विसेज की टीम रही थी। उप विजेता जो है ना ये आपका गोवा की जो वो टीम रहा था। 2024-25 का अगर पूछा जाए तो ये आपका पश्चिम बंगाल जो ये आपका विजेता रहा था, और उप विजेता जो है ना ये आपका केरल राज्य रहा था। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी 2024-25 का कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 78वां जो वो संस्करण रहा था। और ये जो आपका 31 दिसंबर 2024 को जो है ना हैदराबाद में आयोजित किया गया था। और ये जो आपका संतोष ट्रॉफी है ये आपका फुटबॉल से जो ये आपका संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि संतोष ट्रॉफी की जो शुरुआत है ना ये किस वर्ष में किया गया था। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जो बच्चे जिनका आगे एग्जाम है अगर नहीं बताते हैं तो मैं इस प्रकार से आपके लिए फिर एनालिसिस जो वो नहीं लेकर आऊँगा। तो आप जितने भी प्रश्न पूछता हूँ क्वेश्चन, तो आप कमेंट जो वो जरूर किया कीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच प्लैनेट इज नॉन एज द रेड प्लैनेट, यानी किस ग्रह को जो है ना ये आपका लाल ग्रह जो वो कहा जाता है। तो देखिए मार्स ग्रह, जिसे आपका हिंदी में मंगल ग्रह कहा जाता है। तो देखिए मंगल ग्रह को ही जो है ना ये आपका लाल ग्रह जो वो कहा जाता है। तो मंगल ग्रह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि समानता का अधिकार जो है ना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो ये आपका वर्णित है। तो देखिए समानता का जो अधिकार है ना एक आपका मौलिक अधिकार है, और ये जो आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक जो
ये आपका वर्णित है, तो अनुच्छेद 14 से 18 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मौलिक अधिकार की बात आ गई है, तो देखिए वर्तमान में आपके जो वो 6 मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, और मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ना ये आपके संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो ये आपका वर्णित है, और भाग 3 को ही जो है ना ये आपका मैग्ना कार्टा का संज्ञा भी जो वो दिया गया है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो देखिए पहला आपका समानता का अधिकार है यानी राइट टू इक्वालिटी है, जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक आ जाता है, जिसमें अनुच्छेद 14 की बात कर ले तो ये जो आपका अनुच्छेद कानून के समझ समानता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 15 जो है ना ये आपका जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध जो है ये आपका करता है। अनुच्छेद 16 की बात कर ले तो देखिए सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर जो ये आपका अनुच्छेद 16 बताता है। अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत के बारे में आपका बताया गया है। अनुच्छेद 18 में जो है ना ये आपके उपाधियों के अंत के बारे में जो ये आपका बताया गया है। सेकंड जो आपका मौलिक जो आपका अधिकार है ना ये आपका कौन सा है, तो ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम है, और ये जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक आ जाता है, जिसमें अगर बात कर ले भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना ये आपका अनुच्छेद 19 में जो ये आपका दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 के आप क्लोज भी देख सकते हो, 1, 2, 3 आपका क्लोज यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो ये आपका दिया गया है। गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण ये जो आपका अनुच्छेद 22 में जो ये आपका दिया गया है। इसके अलावा अगर तीसरा मौलिक अधिकार की बात कर ले तो ये आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 23 और 24 में आता है, जिसमें अनुच्छेद 23 में जो है ये आपका मानव तस्करी और बालाश्रम का निषेध जो ये आपका किया गया है। अनुच्छेद 24 की बात कर ले तो ये आपका 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जो है ना खतरनाक काम कराना जो ये आपका वर्जित जो ये आपका किया गया है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। चौथा जो आपका मौलिक अधिकार है ना ये आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो कि आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये जो आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक आ जाता है, जिसमें अनुच्छेद 25 की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है आपका अनुच्छेद 25 में जो ये आपका दिया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता जो आपकी दी गई है, और धर्म आधारित करो और धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता जो आपका दिया गया है। इसके अलावा पांचवा जो आपका मौलिक अधिकार है ना ये आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है यानी सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो कि आपका सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 29 और 30 में है। और अनुच्छेद 29 में जो है ना ये आपका अल्पसंख्याओं को जो है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार जो ये आपका दिया गया है, और अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का जो अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 30 में जो ये आपका दिया गया है। छठा जो आपका मौलिक अधिकार है ये आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और ये जो आपका अनुच्छेद 32 में जो ये आपका वर्णित है। और ये जो आपका अनुच्छेद 32 है ना यदि कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति जो आपका सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जो है ये आपका याचिका भी जो वो दायर कर सकता है। और अनुच्छेद 32 को ही जो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है संविधान की आत्मा भी जो ये आपका कहा गया है। लेकिन जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में यानी जब हमारा मूल संविधान जब संविधान बनकर तैयार हो रहा था ना उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो देखिए उस समय जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी ना ये आपका 7 था। लेकिन जो आपका 40वां संविधान संशोधन हुआ था ये आपका वर्ष 1978 में हुआ था, और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है ना यानी राइट टू प्रॉपर्टी को जो है ये आपका हटा दिया गया था। और वर्तमान में आपका जो संपत्ति का अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट जो ये आपका बना दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि स्वच्छ भारत मिशन का जो है मुख्य उद्देश्य जो ये आपसे पूछा गया था, तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है ना ये आपका 2 अक्टूबर 2014 को जो है ये आपका महात्मा गांधी के 145वीं जयंती पर जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये आपका शुरू किया गया था। और इसके अगर मेन ऑब्जेक्टिव्स यानी मुख्य उद्देश्य की बात कर ले तो देखिए खुले में शौच को समाप्त करना, हर घर में शौचालय निर्माण को बढ़ावा देना, सार्वजनिक स्थलों की सफाई सुनिश्चित करना, कचरा प्रबंधन में सुधार, स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता फैलाना, इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जो है आपका स्वच्छ बनाना, स्वच्छ स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता में जो है आपका सुधार करना। ये जो आपका किसका मुख्य उद्देश्य, तो ये आपका स्वच्छ भारत मिशन का जो है ना ये आपका मुख्य उद्देश्य था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले स्वच्छ भारत मिशन का जो है टैगलाइन क्या रहा था, तो ये आपका एक कदम स्वच्छता की ओर, ये जो आपका टैगलाइन रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म होता है
ना ये आपका नाम से ही स्पष्ट होता है कि बी से आपका ब्राज़ील हो गया, आर से आपका रसिया, आई से आपका इंडिया, सी से आपका चाइना और एस से आपका साउथ अफ्रीका। ये जो आपका ब्रिक्स का जो ये आपका फुल फॉर्म है। और ब्रिक्स पहले आपका इसका जो नाम था ये आपका ब्रिक था, ठीक है। और बाद में आपका 2010 में जो है ना ये आपका साउथ अफ्रीका भी जो इसमें शामिल हुआ था, तब से 2010 से इसका जो नाम है ना ये आपका ब्रिक्स जो वो कर दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा म्यूजिक यानी संगीत है जहाँ पे ऑप्शन में आपका कुचिपुड़ी, गरबा, भांगड़ा और हिंदुस्तानी जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका हिंदुस्तानी संगीत है ना ये आपका एक जो आपका म्यूजिक यानी संगीत है और ये जो आपका उत्तर भारत का जो है जो शास्त्रीय संगीत का प्रमुख रूप है। और इसमें आपका कौन कौन सी शैलियाँ आ जाती है। तो देखिए हिंदुस्तानी संगीत में जो आपका ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद ये सभी शैलियाँ जो है ना ये आपके हिंदुस्तानी संगीत में जो वो आ जाते हैं। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की अगर मैं बात कर लूँ जैसे कि कुचिपुड़ी ऑप्शन में दिया गया था, तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश का जो है ना एक शास्त्रीय नृत्य है। गरबा की बात कर ले तो ये आपका गुजरात का जो है एक आपका पारंपरिक लोक नृत्य है जो कि आपका विशेष रूप से जो ये आपका गरबा नृत्य है ना ये आपका नवरात्रि में जो ये आपका किया जाता है। भांगड़ा की अगर बात कर ले तो ये आपका पंजाब का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि आपका त्योहारों और फसल कटाई के दौरान जो ये आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैरामीटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है मानव विकास सूचकांक यानी HDI का मापदंड नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि HDI के जो है आपके 3 मुख्य मापदंड होते हैं और वो 3 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा होता है जिसमें आपका जो है स्वास्थ्य और लंबी उम्र को जो है आपका मापा जाता है। दूसरा जो आपका मापदंड होता है ना ये आपका एजुकेशन लेवल यानी शिक्षा स्तर होता है जिसमें औसत स्कूली शिक्षा वर्ष और अपेक्षित स्कूली वर्ष जो ये आपके शामिल होते हैं। और तीसरा जो आपका मापदंड है ना ये आपका पर कैपिटा इनकम होता है यानी प्रति व्यक्ति आय होता है जिसमें जीवन स्तर को जो है आपका GDP के आधार पर जो ये आपका दर्शाया जाता है। तो ये जो आपके HDI के जो है 3 मापदंड होते हैं। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन आपका दिया गया था ना ये आपका इंटरनेट स्पीड जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए इंटरनेट स्पीड जो है ना ये आपका HDI का मापदंड नहीं है। तो इंटरनेट स्पीड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को जो है ना कौन से रंग यानी कलर का मेडल जो ये आपका मिलता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को जो है ये आपका गोल्ड मेडल जो ये आपका दिया जाता है। और गोल्ड मेडल जो है ना ये आपका सोने का रंग कहीं जो ये आपका दिया जाता है यानी गोल्डन कलर का जो ये आपका दिया जाता है। तो गोल्डन आपका करेक्ट आंसर होगा। द्वितीय स्थान वाले को जो है आपका सिल्वर मेडल जो दिया जाता है जो कि आपका सिल्वरी रंग का होता है। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है और ये जो होता है ये आपका ब्राउनिश या फिर ब्रॉन्ज कलर का जो ये आपका होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला पूछा गया था तो गोल्डन कलर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है ना पावर प्लांट जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है। और किसी बच्चे ने बताया कि भारत में सबसे पुराना जो है या फिर प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यानी फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट जो है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन में आपको बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा जो आपका फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है ना ये आपका वर्तमान में मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के जो है ओंकारेश्वर डैम पर जो ये आपका बना हुआ है। तो अगर सबसे बड़ा पूछा गया होगा तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और भारत का सबसे पहला तैरता सौर ऊर्जा जो संयंत्र है ना ये आपका बिहार के दरभंगा जिले में जो ये आपका स्थापित किया गया था। तो अगर पहला पूछा गया होगा तो बिहार का दरभंगा जिला फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि मथुरा आर्ट डेवलप्ड मोस्ट सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच किंग, यानी मथुरा कला का जो विकास है ना सबसे अधिक किस राजा के काल में हुआ था। तो देखिए मथुरा कला का जो विकास है ना ये आपका सबसे अधिक कुषाण शासक के जो है कनिष्क के काल में जो ये आपका किया गया था। तो कनिष्क आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग चिल्ड्रेन इज कॉल्ड, यानी बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर को जो है ना ये क्या कहा जाता है। तो देखिए बच्चों के इलाज करने वाले डॉक्टर को जो है ना ये आपका पेडिट्रिशियन यानी बाल रोग विशेषज्ञ जो ये आपका कहा जाता है। तो पेडिट्रिशियन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सुश्री मेधा पाटकर का नाम जो है ना कि आपके किससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए सुश्री मेधा पाटकर की बात कर ले तो ये जो आपका एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता तथा समाज सुधारक हैं और ये जो आपके भारतीय राजनीतिज्ञ से भी जो ये आपके शामिल हैं। और मैं आपको बता दूं कि सुश्री मेधा पाटकर जो है ना ये आपका वर्ष 1989 में जो है सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के लिए जो है ये आपका नर्मदा बचाओ अभियान का जो शुरुआत जो इन्हीं के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन में या तो आपका नर्मदा बचाओ अभियान दिया गया होगा या फिर आपका
सरदार सरोवर परियोजना जो ये आपका दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका इंग्लिश में बच्चों द्वारा मुझे मिल पाया था कि गेटिंग योर वर्किंग पेपर्स आइटम्स जो वो पूछा गया था, यानी गेटिंग योर वर्किंग पेपर्स का जो है ना ईडीएम जो वो आपसे पूछा गया था। तो देखिए गेटिंग योर वर्किंग पेपर्स का मतलब क्या होता है, तो देखिए नौकरी से बर्खास्त किया जाना या फिर किसी स्थान को छोड़ने के लिए कहा जाना, अक्सर किसी नकारात्मक कारण के कारण जो है ये आपका ऐसा होता है। तो देखिए गेटिंग योर वर्किंग पेपर्स का जो आपका ईडीएम होगा ना वो आपका गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब होगा, यानी नौकरी से बर्खास्त किया जाना होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विच प्लेयर वाज अवार्डेड द पद्म भूषण अवार्ड इन 2025, यानी वर्ष 2025 में जो है ना किस खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार से जो ये आपका सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके 2025 में जो है ना ये आपके PR श्रीजेश जो कि आपके एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी है और इन्हें आपका 2025 में जो है ना पद्म भूषण पुरस्कार से जो ये आपका सम्मानित किया गया है। तो PR श्रीजेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 2025 में किस खिलाड़ी को जो ये आपका पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो देखिए पद्मश्री के बारे में जब आपसे पूछा जाए ना तो ये आपके रविचंद्रन अश्विन जो कि आपके क्रिकेट से संबंधित है और इन्हें जो आपका 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से जो ये आपका सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले कि वर्ष 2025 में जो है कितने व्यक्तियों को जो है ना पद्म पुरस्कार से जो ये आपका सम्मानित किया गया है। तो टोटल आपके 139 व्यक्तियों को जो है ये आपका पद्म पुरस्कार से जो ये आपका सम्मानित किया गया है, जिसमें 7 व्यक्तियों को जो है ये आपका पद्म विभूषण से, 19 व्यक्तियों को जो ये आपका पद्म भूषण से और 113 व्यक्तियों को जो है ना ये आपका पद्मश्री पुरस्कार से जो ये आपका सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर महिलाओं के बारे में पूछा जाए कि वर्ष 2025 में जो है कितने महिलाओं को जो है ना ये आपका पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये आपके टोटल 23 महिलाओं को जो है ये आपका सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर विदेशी, NRI या फिर PIO, इसके अलावा OCI श्रेणी में अगर पूछा जाए तो ये आपका 10 व्यक्तियों को जो वो आपका सम्मानित किया गया है और कितने व्यक्तियों को जो ये आपका मरणोपरांत जो ये आपका पुरस्कार जो ये आपका दिया गया है। तो देखिए 2025 में जो है ना ये आपका 13 व्यक्तियों को जो है ये आपका मरणोपरांत पुरस्कार जो है ये आपका दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा और 7 पद्म विभूषण के व्यक्तियों का नाम देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपका पहला जो नाम आता है ना ये आपका श्री दुव्वर नागेश्वर रेड्डी का आता है, जिन्हें आपका मेडिसिन यानी दवा के क्षेत्र में जो ये आपका दिया गया है और ये जो आपका तेलंगाना राज्य से जो ये आपके संबंधित है। दूसरे की बात कर ले तो न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेर को जो है ना ये आपके सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में जो ये आपका दिया गया है और ये जो आपके चंडीगढ़ से जो वो संबंधित है। नेक्स्ट आपका जो है कुमुदनी लखिया को जो है आपका कला के क्षेत्र में जो ये आपका दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो ये आपका लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को जो है ये आपका कला के क्षेत्र में जो ये आपका दिया गया है। इसके अलावा MT वासुदेवन नायर को जो है ना ये आपका मरणोपरांत जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो ये आपका दिया गया है। इसके अलावा ओसामू सुजुकी को जो है ये आपका मरणोपरांत जो ये आपका दिया गया और किस क्षेत्र में, तो ये आपका व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जो ये आपका दिया गया है। इसके अलावा शारदा सिन्हा को भी जो है ना कला के क्षेत्र में 2025 में पद्म विभूषण से जो ये आपका सम्मानित किया गया है। तो ये 7 व्यक्तियों का नाम आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 2025 में ये 7 व्यक्तियों को जो है ना पद्म विभूषण अवार्ड से जो ये आपका सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि इन गुजरात द डांस परफॉर्म्ड विथ स्टिक्स इज कॉल्ड, यानी गुजरात के किस नृत्य में जो है ना डंडा लेकर जो ये आपका नृत्य जो ये आपका किया जाता है। तो देखिए गुजरात का जो ये आपका डांडिया रास जो नृत्य है ना इसमें आपका डंडा लेकर जो ये आपका नृत्य किया जाता है। तो डांडिया रास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका डांडिया जो आपका रास नृत्य है ये कब किया जाता है, तो ये आपका मुख्यतः जो है ना ये आपका नवरात्रि के अवसर पर जो है इस नृत्य को जो ये आपका किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा गुजरात राज्य के अगर अन्य लोक नृत्य की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए गरबा हो गया, डांडिया रास हो गया, इसके अलावा टिप्पणी, भवई और रास, ये सभी जो आपके नृत्य है ना ये गुजरात राज्य के जो वो लोक नृत्य हैं। बिहार की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए विदेशिया, जाट जटिन और झिझिया, ये जो आपका बिहार राज्य का जो लोक नृत्य है। महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए लावनी, तमाशा और लेजिम जो ये आपका महाराष्ट्र का है। मणिपुर में आपका थांगटा आ जाता है, लाई हरोबा, इसके अलावा रासलीला जो ये आपका मणिपुर का लोक नृत्य है। राजस्थान में आपका घूमर, गणगौर, कालबेलिया, इसके अलावा चक्री, झूलन लीला और सुई सिनी, ये सारे जो आपके नृत्य हैं ना ये राजस्थान राज्य के लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड की बात कर ले तो देखिए गढ़वाली, कुमायनी,
कजरी, रासलीला और छपेली, ये सारे जो है आपका उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए पंडवानी, राउत नाचा और पंथी जो है ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य के लोक नृत्य हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और देखिए बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स रहता है कि सर खुद थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम करके बताया कीजिए। तो देखिए जब आप वीडियो को लैंडस्केप मोड पे देखोगे ना तो आपको इजीली जो वो क्वेश्चन नजर आ जाएगा, मुझे जूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप लैंडस्केप पे देखोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन, और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अकॉर्डिंग जो है ना एशिया का सबसे खुशहाल देश जो है ये कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 का जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आपका जारी किया गया ना, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है एशिया का जो सबसे खुशहाल देश है ना ये आपका ताइवान देश है। ताइवान देश को जो ये आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में कौन सा रैंक मिला है, तो ये आपका 27वीं रैंक जो ये आपका मिला है। और ये जो आपका किसको जो वो क्रॉस किया है, यानी एशिया का 2024 में आपका कौन रहा था। तो देखिए एशिया का 2024 में आपका सबसे जो आपका खुशहाल देश है ना ये आपका सिंगापुर रहा था, लेकिन 2025 में ताइवान ने जो इसे क्रॉस कर लिया है। और सिंगापुर जो ये आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में कौन सा रैंक पे रहा है, तो ये आपका 34वें पायदान पे जो ये आपका रहा है। तो ऑप्शन में अगर ताइवान दिया गया होगा तो ताइवान आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ताइवान ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो फिर आपका जो वो सिंगापुर जो वो करेक्ट आंसर होगा। अब आप देख लेना कि आप एग्जाम देकर आए हो, ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2025 के रिपोर्ट में जो है ना टोटल आपके 147 देशों को जो ये आपका शामिल किया गया था। और जिसमें सबसे खुशहाल देश की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए लगातार 8वें वर्ष तक जो है ना फिनलैंड जो है इस रिपोर्ट में जो ये आपका पहले स्थान पे आया है। इसके बाद दूसरे स्थान पे आपका डेनमार्क, फिर आपका आइसलैंड और स्वीडन जो ये आपका रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत की रैंकिंग की अगर बात कर ले तो देखिए 2025 में भारत का जो रैंक है ना ये आपका 147 देशों में भारत जो ये आपका 118वें पायदान पे रहा है। और 2024 में भारत जो है ना इस रिपोर्ट में जो है 126वें पायदान पे था। वहीं अगर दक्षिण एशियाई देशों की रैंकिंग की बात कर ले तो देखिए नेपाल जो इसमें 2025 में जो है ना 92 पोजीशन पे रहा है। पाकिस्तान 109वां पोजीशन पे रहा है। म्यांमार की बात कर ले तो ये आपका 126वें पोजीशन पे रहा है। श्रीलंका जो ये आपका 133वें पोजीशन पे रहा है। और बांग्लादेश जो है ये आपका 134वें पायदान पे रहा है। और सबसे आपका जो आपका निम्नतम जो प्रदर्शन है ना ये किसका रहा है, यानी सबसे खराब जो प्रदर्शन है ना ये आपका अफगानिस्तान का रहा है। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष जो है ना 147वें पायदान पे यानी सबसे निचले क्रम पे जो ये आपका रहा है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच कंट्री हेल्प्ड इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ना किस देश ने जो है भारी उद्योगों की स्थापना में जो ये आपका मदद किए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसका जो कार्यकाल है ये आपका 1956 से लेकर जो ये आपका 61 तक रहा था। और इस योजना का दौरान यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका तीव्र औद्योगिकरण पर जो ये आपका रहा था, जिसमें भारी उद्योग जो आपके उद्योगों की जो स्थापना है ना इसमें सहायता करने वाला देश कौन सा था। तो पहला तो आपका सोवियत संघ था, इसके अलावा जर्मनी भी था और यूनाइटेड किंगडम था। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सहयोग से ही जो है ना ये आपका जो भिलाई प्लांट है ये आपका सोवियत संघ की सहायता से जो ये आपका बनाया गया था। राउरकेला जो स्टील प्लांट है ना ये आपका जर्मनी देश के सहयोग से जो ये आपका बनाया गया था। और ये जो आपका दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है ये आपका यूनाइटेड किंगडम देश की सहायता से जो ये आपका इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो आपके इन तीनों देशों का ऑप्शन दिया गया होगा, तो ये वाला तीनों ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द पद्मा एंड द ब्लू डायनासोर, जो कि आपका वैशाली श्रॉफ के द्वारा जो है ना ये पुस्तक जो आपका लिखा गया, जो कि आपका एक चिल्ड्रंस लिटरेचर की पुस्तक है, यानी एक आपका जो है बाल साहित्य की पुस्तक है। और देखिए इस पुस्तक के अंदर जो है ना किस चीज़ के बारे में जो आपका जिक्र जो वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि द पद्मा एंड द ब्लू डायनासोर ये जो पुस्तक है आपका वैशाली श्रॉफ के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक में जो है भारत में डायनासोर के अवशेषों और पूरा जैविकी यानी पैलेंटोलॉजी के बारे में जो ये आपका बताया गया है। और यह जो आपका बच्चों में विज्ञान, इतिहास और खोज की भावना जगाने के लिए भी जो है ये आपका जो है वैशाली श्रॉफ के द्वारा जो ये आपका लिखा गया था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अप, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिडनाइट चिल्ड्रेन, यानी मिडनाइट
जो चिल्ड्रन पुस्तक है ना, ये जो है किसके द्वारा जो कि आपका लिखा गया है? तो देखिए मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक जो है ना, ये सलमान रुश्दी के द्वारा जो कि आपका लिखा गया है। और ये जो आपका उपन्यास है ना, ये आपका वर्ष 1981 में जो ये आपका प्रकाशित हुआ था। और एक आपका एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो भारत की आज़ादी से लेकर जो है ना, उसके विभाजन तक की कहानी के बारे में जो है ये जो आपका उपन्यास है वो आपका बताता है। तो सलमान रुश्दी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सलमान रुश्दी को ही जो है ना, ये आपका मिडनाइट चिल्ड्रन उपन्यास के लिए जो है इन्हें आपका वर्ष 1981 में जो है बुकर पुरस्कार से भी जो ये सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सलमान रुश्दी की कौन सी पुस्तक जो है ना, ये आपका फतवा विवाद का कारण जो ये आपका बना था। तो देखिए इस पुस्तक का जो नाम है ये आपका द सैटनीज वर्सेज, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके सलमान रुश्दी के द्वारा जो वो लिखा गया था। और यही एकमात्र एक ऐसा पुस्तक था जो कि आपका फतवा विवाद का जो ये आपका कारण बना था। और किस समुदाय के विवाद का कारण बना था? तो ये आपका मुस्लिम समुदाय के विवाद का कारण बना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। सलमान रुश्दी का जो है ऑटोबायोग्राफी का नाम अगर पूछा जाए तो देखिए सलमान रुश्दी की जो आत्मकथा का नाम है ना, ये आपका जोसेफ एंटन ए मेमोयर है, जो कि आपका वर्ष 2012 में जो है इसे प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2023 में जो है ना सलमान रुश्दी को जो है ये आपका जर्मन बुक ट्रेंड का शांति पुरस्कार भी जो वो आपका दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए पुस्तक से आपके लगातार प्रश्न बन रहे हैं, तो आगे के शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अमिताभ घोष के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है। तो देखिए इबिस ट्रायलॉजी, इसके अलावा गन आइसलैंड, फ्लड ऑफ फायर, ये जो पुस्तक है ना, ये अमिताभ घोष के द्वारा जो ये आपका लिखा गया है। ए सूटेबल गर्ल के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका ए सूटेबल गर्ल जो पुस्तक है ना, ये विक्रम सेठ के द्वारा जो ये आपका लिखा गया है। इसके अलावा एमनेस्टी पुस्तक, लास्ट मैन इन टावर एंड द वाइट टाइगर, ये तीनों जो पुस्तक है ना, ये अरविंद अडिगा के द्वारा जो ये आपका लिखा गया है। और मिडनाइट चिल्ड्रन जो उपन्यास है ये आपका सलमान रुश्दी के द्वारा जो ये आपका लिखा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है ना, ये आपका किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 17 की बात कर ले तो ये जो आपका अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता के उन्मूलन से जो ये आपका संबंधित है। अस्पृश्यता का उन्मूलन कहने का मतलब कि किसी भी रूप से जो है ना अस्पृश्यता का अभ्यास करना, ये जो आपका गैर कानूनी है और कानून द्वारा जो है ये आपका दंडनीय है। तो अनटचेबिलिटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्टों में अगर आपसे अनुच्छेद 20 के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 जो है ना, ये अपराधों के लिए जो है दोष सिद्धि के संबंध में जो ये आपका संरक्षण प्रदान करता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि अनुच्छेद 14 जो है ना, ये आपका किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 14 की बात कर ले तो ये तो आपका राइट टू इक्वालिटी यानी विधि के समझ समानता या फिर कानूनों को समान संरक्षण से जो है ये आपका अनुच्छेद 14 जो ये आपका संबंधित है। तो ऑप्शन में आपका राइट टू इक्वालिटी दिया गया था, तो राइट टू इक्वालिटी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए किसी राज्य किसी भी व्यक्ति को जो है ना कानून के समझ समानता या फिर भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से जो है ये आपका वंचित नहीं किया जाएगा। ये जो आपका अनुच्छेद 14 में जो ये आपका कहा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि पोंगल इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी पोंगल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला जो है ना एक कृषि उत्सव है। तो देखिए पोंगल की बात कर ले तो ये जो आपका एक 4 दिवसीय फसल उत्सव है, यानी 4 दिनों का जो है ये आपका फसल का जो वो त्यौहार है। और ये जो आपका पोंगल का जो त्यौहार है ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य में जो ये आपका मनाया जाता है विशेषकर। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पोंगल का त्यौहार है ये आपका प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में जो ये आपका मनाया जाता है। आई थिंक 13 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य जो है ये आपका पोंगल का त्यौहार जो ये आपका मनाया जाता है। और ये जो आपका फसल उत्सव का जो नाम है ना, ये तमिल शब्द पोंगा के नाम पर जो इसे रखा गया। और इसका एग्जाम में अर्थ जो वो पूछा जाता है तो देखिए इसका जो अर्थ होता है ना, ये आपका उबालना होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए एग्जाम में यहाँ से क्या प्रश्न बनता है कि पोंगल जो आपका 4 दिवसीय फसल उत्सव है ना, इसमें पहले दिन को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए पोंगल के पहले दिन को जो ये आपका भोगी कहा जाता है और इसे आपका भगवान इंद्र के समान जो ये आपका मनाया जाता है। पोंगल का दूसरा दिन अगर पूछा जाए तो इसे जो आपका सूर्य पोंगल के रूप में जो ये आपका जाना जाता है और ये जो आपका सूर्य देव को जो है आपका समर्पित है। पोंगल के तीसरे दिन के बारे में पूछा जाए तो इसे जो आपका मटट्टू पोंगल जो ये आपका कहा जाता है और ये आपका गायों के नाम पर जो ये आपका मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन की बात कर ले, यानी पोंगल के चौथे और अंतिम दिन को जो है ये आपका
आपका कूनम पोंगल या फिर कानून पोंगल जो ये आपका कहा जाता है, और ये जो आपका वर्ष के लिए फसल उत्सव के अंत का प्रतीक जो ये आपका माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, त्यौहार से प्रश्न बन गया तो आगे की शिफ्ट में भी आपका त्यौहार से प्रश्न बनेगा, या फिर त्यौहार उत्सव और मेले को देख लें अलग अलग राज्यों की, जैसे कि फ्लेमिंगो और येलम्पा जतारा, ये जो आपका आंध्र प्रदेश का त्यौहार है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले तो लोसर त्यौहार है, जो कि आपका किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये आपका मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा सांगकेन जो ये आपका खटिम्स जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तोरगया के बारे में पूछा जाए तो ये आपका 3 दिवसीय उत्सव है, जो कि आपका मोनपा जनजाति के द्वारा जो ये आपका मनाया जाता है। और ये जो सारे त्यौहार है ना, ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाते हैं। और देखिए, एक आप लोग से शिकायत है कि आप लोग पीडीएफ का डिमांड करने लगते हैं, तो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं भी तो इतना मेहनत करता हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग भी समझिए कि आप लोग भी थोड़ा वीडियो देखा कीजिए, ताकि मुझे भी सपोर्टिव मिले। और टेलीग्राम पर मैं वीडियो पीडीएफ जो वो अपलोड कर दूंगा, तो आप थोड़ा सा मेरा भी जो वो सपोर्ट किया कीजिए, ठीक है। असम की बात कर ले तो देखिए, असम में आपका बिहू और अली ए लिगांग जो है ये आपका असम राज्य का त्यौहार है। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो हरेली, इसके अलावा मड़ई, कजरी उत्सव, बस्तर दशहरा उत्सव, ये जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य का है। गोवा की बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय लुशफोन उत्सव, इसके अलावा फटोरपा जात्रा और मांडू, ये जो आपका गोवा राज्य का है। गुजरात में आपका पतंग उत्सव जो आपका मनाया जाता है। हरियाणा में आपका गुग्गा नवमी उत्सव और बैसाखी जो है, आपका बैसाखी तो आपका पंजाब और हरियाणा दोनों में मनाया जाता है, और गुग्गा नवमी जो है आपका हरियाणा में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में आपका फुलाइच उत्सव और गोची जो है आपका हिमाचल प्रदेश में। कर्नाटक में हम्पी उत्सव, कंबाला जो कि आपका एक भैंसा दौड़ है, और ये जो आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। केरल की बात कर ले तो देखिए विशु, इसके अलावा त्रिशूर पूरम, ये जो आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड की बात कर ले तो देखिए हॉर्नबिल महोत्सव और मोगमोंग पर्व, ये जो आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा की बात कर ले तो ये जो आपका नुआखाई जो त्यौहार है, ये आपका कृषि त्यौहार है। इसके अलावा धानु यात्रा भी जो ये आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। पंजाब में आपका लोहड़ी भी आपका मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी और बैसाखी, ये जो आपका पंजाब राज्य में मनाया जाता है। राजस्थान में गणगौर उत्सव और मोमासर, ये जो आपका उत्सव है राजस्थान में मनाया जाता है। सिक्किम में आपका लोशुंग और भूमचू जो ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है। कनुम पोंगल, ये तो मैंने आपको बता दिया, अंतिम जो आपका होता है, जो आपका पोंगल का जो चौथा दिन होता है, इसे आपका कनुम पोंगल कहा जाता है। उत्तराखंड में आपका फूलदेई और हरेला जो ये आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में आपका कुंभ मेला कजली, ये जो आपका उत्तर प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में आपका ट्यूलिप महोत्सव और खीर भवानी, ये जो आपका जम्मू कश्मीर में जो ये आपका मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि विच स्टेट स्टार्टेड लाडली बहना योजना, यानी लाडली बहना योजना जो है ना, ये किस राज्य सरकार के द्वारा जो ये आपका शुरू किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 10 जून 2023 को जो है ना, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ये आपका लाडली बहना योजना जो ये आपका शुरू किया गया था। और देखिए, इस शिफ्ट में आपका लाडली बहना योजना से जो है ना 2 प्रश्न जो वो पूछे गए थे, तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो पहला प्रश्न मैंने आपको बता दिया। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा गया था, लाडली बहना जो योजना है ना, ये कौन सी लड़कियों को जो ये आपका मिलता है। तो देखिए, लाडली बहना योजना तो मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो ये आपका चलाया गया था, और इसका जो लाभ है ना, ये 23 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को जो ये आपका मिलता है। और विशेष रूप से जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को जो है यह योजना महिलाओं को जो है 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता जो आपका प्रदान करती है। और इस योजना का जो उद्देश्य है ना, ये महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा को जो ये आपका बढ़ाना है। तो ऑप्शन में जिस भी प्रकार से दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आया था कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी गति का जो आपका तीसरा जो नियम है ना, ये आपका बताता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के लिए जो है एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया जो है ना, ये आपका गति का तीसरा नियम जो ये आपका बताता है। तो प्रत्येक क्रिया के लिए आपका जो है विपरीत प्रतिक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, थर्ड लॉ के अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो देखिए, चलना यानी जब हम जमीन पर पीछे की ओर जो है ना पैर से बल लगाते हैं तो ये आपका क्रिया हो रहा है, और तो जमीन हम आगे की ओर धक्का देती है तो ये आपका प्रतिक्रिया हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आपका चलना है ना, ये आपका न्यूटन के तीसरे नियम का जो ये आपका उदाहरण है। इसके अलावा बंदूक चलाना भी जो ये आपका तीसरा नियम का उदाहरण है। क्यों है उदाहरण? क्योंकि जब बंदूक से गोली आगे की ओर निकलती है तो ये आपका क्रिया हुआ, और बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है ना, तो ये आपका प्रतिक्रिया हो गया। और इसे ही जो आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो आपका एग्जाम्पल जो वो कहा जाता है। नाव से कूदना, ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया। गुब्बारों से हवा निकालना, ये भी आपका थर्ड लॉ का एग्जाम्पल हो गया। और रॉकेट का उड़ना, ये भी आपका जो है गति के तीसरे नियम का उदाहरण हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, न्यूटन्स के पहले नियम को ही
जो है ये आपका लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम जो ये कहा जाता है। और पहले ही नियम को आपका क्या कहा जाता है, तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। और इसमें आपका क्या बताया गया है, तो देखिए कोई वस्तु तब तक आपका विश्राम की अवस्था में या फिर समान गति से सीधी रेखा में जो है ये आपका चलते रहता है जब तक कि उस पर कोई जो है आपका एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी जो बल है ना ये कार्य नहीं करता है। ये जो आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो ये आपका बताता है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए चलती बस में बैठा व्यक्ति जो है ना अचानक की ओर आगे झुकता है जब आपका बस में ब्रेक लगता है। तो ये जो आपका किसका उदाहरण हो गया, तो ये आपका न्यूटन का पहला नियम का जो वो उदाहरण हो गया। और आगे मतलब कि ब्रेक लगने पर आगे जो व्यक्ति है ना ये क्यों झुकता है, क्योंकि उसका शरीर जो है ना गति की स्थिति में बना रहना चाहता है, जिस कारण से जो है ना आदमी जो वो आगे की ओर जो वो झुक जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच रीजन हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी और हैबिटेशन, यानी किस क्षेत्र में जनसंख्या निवास जो है ना ये आपका अधिक है। तो देखिए भारत में जो क्षेत्र जो आपका जनसंख्या निवास जो है ना ये आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र या फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन में जो है ये आपका जनसंख्या निवास जो ये आपका सबसे अधिक है। तो ऑप्शन में आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन जो आपका दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स यानी खुशहाली सूचकांक जो है ना ये आपका कैसे मापा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हैप्पीनेस इंडेक्स जिसे आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो ये आपका दर्शाया जाता है, और ये जो आपका एक वैश्विक रिपोर्ट है जो कि आपका दुनिया के विभिन्न देशों के जो है ना नागरिकों की खुशियां यानी संतोष जीवन गुणवत्ता को जो ये आपका मापता है। और ये जो आपका रिपोर्ट है ना ये आपका प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की देखरेख में जो ये आपका प्रकाशित किया जाता है। इसके अलावा बात कर ले हैप्पीनेस इंडेक्स यानी खुशहाली सूचकांक जो है ना ये कैसे मापा जाता है। तो देखिए इस सूचकांक में प्रत्येक देश को जो है ना 0 से 10 तक का स्कोर जो ये आपका दिया जाता है। और ये जो आपका स्कोर है ना ये आपका विभिन्न 6 प्रमुख मापदंड यानी पैरामीटर्स पर जो ये आपका आधारित होता है। और वो 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, तो पहला आपका जीडीपी पर कैपिटा है यानी प्रति व्यक्ति आय मापदंड से जो है ये आपका जो वो निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा दूसरा मापदंड जो ये आपका सोशल सपोर्ट यानी सामाजिक सहयोग हो गया। तीसरा जो आपका मापदंड है ना ये आपका हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी स्वस्थ जीवन प्रत्याशा हो गया। फोर्थ आपका फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस यानी अपनी जीवन के निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता, ये भी आपका चौथा मापदंड है। पांचवा जो ये आपका जेनरसिटी यानी उदारता है। और सिक्स्थ जो ये आपका परसेप्शंस ऑफ करप्शन यानी भ्रष्टाचार के प्रति धारणा। ये 6 जो है ना आपके मापदंड पर जो है ये आपके आधारित हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर स्कोरिंग सिस्टम यानी अंक कैसे दिए जाते हैं अगर ये बात कर ले तो देखिए प्रत्येक देश के नागरिकों से जो है ना सर्वे के माध्यम से जानकारी जो ये आपका ली जाती है यानी गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा जो है ये आपका स्कोरिंग अंक जो वो आपका दिया जाता है। और उनसे ये पूछा जाता है कि वे अपने जीवन को 0 से 10 में कितना संतुष्ट जो वो मानते हैं। फिर उपरोक्त 6 कारकों के अकॉर्डिंग जो है ना ये आपका औसत स्कोर यानी एवरेज स्कोर जो ये आपका बनाया जाता है। तो ऑप्शन में शायद आपका जो यही दिया गया था कि व्यक्तियों से जो वो पूछा जाता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही थी। तो देखिए भारत 147 देशों में जो है ना 118वें स्थान पर जो वो रहा था। और 2024 में अगर पूछा जाए तो भारत जो ये आपका 126वें पायदान पे रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच शेड्यूल्ड डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट यानी भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का जो विभाजन है ना ये आपका किस अनुसूची में जो ये आपका किया गया है। तो देखिए भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का जो विभाजन है ना ये आपका 7वीं अनुसूची में जो ये आपका किया गया। और किस अनुच्छेद से आपका संबंधित है, तो आपका अनुच्छेद 246 से जो ये आपका संबंधित है। तो 7वीं अनुसूची आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 7वीं अनुसूची को ही जो है ना ये आपका 3 सूचियों में जो वो आपका बांटा गया है। और वो 3 सूचियां कौन कौन सी है, तो पहला आपका तो संघ सूची हो गया, सेकंड आपका राज्य सूची हो गया, थर्ड आपका समवर्ती सूची हो गया। जिसमें अगर संघ सूची की बात कर ले तो देखिए मूल रूप से संघ सूची में जो है ना ये आपके 97 जो वो आपके विषय थे। लेकिन अब वर्तमान में अगर पूछा जाए संघ सूची में कितने विषय हैं, तो इसमें आपके 100 विषय हैं। और इस सूची में जो आपका कानून बनाने का जो अधिकार है ये किसके पास है, तो देखिए इस सूची में वर्णित विषयों पर जो कानून बनाने के लिए जो है ना ये केंद्र के पास जो ये आपका विशेष अधिकार है। इसके अलावा अगर राज्य सूची
की बात कर ले तो देखिए राज्य सूची में वर्तमान में आपके 61 विषय हैं, लेकिन शुरुआत में राज्य सूची में जो है ना ये आपके 66 विषय थे। और इस पर कानून जो है किसके द्वारा बनाया जाता है, तो देखिए राज्य विधानसभाएं जो है ना इस सूची में वर्णित विषयों पर जो वो कानून जो वो बनाते हैं। समवर्ती सूची की बात कर ले तो इसमें जो आपके 52 विषय जो ये आपके शामिल है, और इसमें जो आपका कानून कौन बना सकते हैं, तो देखिए दोनों राज्य और केंद्र सरकार जो है ना इस सूची में उल्लेखित कानून जो है बना सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर अन्य अनुसूचियां की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए चौथी अनुसूची के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन से जो ये आपका संबंधित है। छठी अनुसूची के बारे में पूछा जाए तो ये आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जो है ना जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान जो ये आपका किया गया है। 9वीं अनुसूची जो ये आपका इसमें केंद्रीय और राज्य कानूनी की सूची जो वो आपका शामिल है, जिन्हें अदालतों में जो है आपका चुनौती नहीं दिया जा सकता। ये जो आपका 9वीं अनुसूची में जो आपका कहा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि हु हैज़ रिसेंटली बीन मेड द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी हाल ही में जो है किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त जो ये आपका बनाया गया है। तो देखिए हाल ही में 19 फरवरी 2025 को जो है ना ये ज्ञानेश कुमार को जो है 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो ये आपका बनाया गया है। तो ज्ञानेश कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ज्ञानेश कुमार जो ये किसका स्थान लिए हैं, तो ये आपका राजीव कुमार का जो ये आपका स्थान लिए हैं। और राजीव कुमार का जो कार्यकाल है ना ये आपका 18 फरवरी 2025 को जो ये आपका समाप्त हो गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए ना ये जो इनका कार्यकाल होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच स्ट्रक्चर डज एन एमीबा यूज टू टेक इन फूड, यानी एमीबा जो है ना भोजन को ग्रहण करने के लिए जो है किस संरचना का उपयोग जो ये आपका करता है, जहाँ से इस प्रकार के ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए ना, यानी भोजन को पकड़ने के लिए या फिर ग्रहण करने के लिए जो है ना ये आपका स्यूडोपोडिया यानी आपका कृत्रिम पैर का उपयोग जो ये आपका करता है। और ऑप्शन में आपका स्यूडोपोडिया जो ये आपका दिया गया था, तो स्यूडोपोडिया आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका प्रक्रिया है ना ये आपका फेगोसाइटोसिस यानी भक्षण क्रिया जो ये आपका कहलाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जीएसटी को क्यों लागू किया गया था, या फिर इसका मुख्य उद्देश्य जो है लागू करने का क्या था। ये जो आपसे प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है ये आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जो कि आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। और ये जो आपका भारत में 1 जुलाई 2017 को जो है आपका लागू किया गया था। और जीएसटी का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका एक देश एक कर और एक बाजार की नीति को जो ये आपका लागू करना था। इसके अलावा अगर इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स यानी मुख्य उद्देश्य की बात कर ले तो ये जो आपका यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम यानी एकीकृत कर प्रणाली जो है इसका मुख्य उद्देश्य रहा था लागू। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे देश में एक ही प्रकार का कर लगे ताकि जटिलता जो ये आपका कम हो जाए। सेकंड जो आपका उद्देश्य था ये आपका मल्टी टैक्स सिस्टम को खत्म करना, यानी पहले वैट, फिर आपका एक्साइज, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स जैसे कई कर थे, अब जो है आपका सभी को जो है एक ही में जो ये आपका मिला दिया गया है। इसके अलावा जो है आपका कैस्केडिंग टैक्सेस यानी दोहराव करों को भी जो ये आपका समाप्त किया गया है, यानी टैक्स पर टैक्स की समस्या को भी जो है ना इसके तहत जो ये आपका हटाया गया है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार को जो ये आपका सरल बनाया गया है। इसके अलावा काले धन और भ्रष्टाचारों में भी जो आपका कमी जो वो देखने को मिला है। इंक्रीज रेवेन्यू यानी राजस्व में भी जो आपका वृद्धि जो वो देखने को मिला है, इसलिए लागू किया गया था। केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए भी जो है ना ये आपका जीएसटी जो ये आपका लागू किया गया था। तो इसमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इसका नारा यानी स्लोगन जो ये आपका क्या है, तो एक राष्ट्र एक कर एक बाजार यानी वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट, ये जो इसका स्लोगन जो वो रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या था या फिर इसे क्यों बनाया गया था। इससे आपका जो है ब्रिक्स से जो है ना आज आपके 3 क्वेश्चन जो इस शिफ्ट में जो वो पूछे गए थे। तो देखिए ब्रिक्स की बात कर ले तो देखिए ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसमें 5 बड़े उभरते हुए यानी आपके 5 बड़े उभरते हुए देश जो ये आपके शामिल है। और वो देश कौन कौन से हैं, तो देखिए नाम से ही आपका स्पष्ट होता है। बी से क्या हो गया, तो देखिए बी से जो आपका ब्राजील हो गया। इसके अलावा आर से अगर बात कर ले तो देखिए आर से आपका रसिया, आई से आपका इंडिया, सी से आपका चाइना, एस से आपका साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका जो है ना ब्रिक्स में आपका 2010 में जो ये आपका शामिल हुआ था। इसके अलावा ब्रिक्स को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका क्या रहा था, तो देखिए विकासशील देशों के हितों की रक्षा और वैश्विक मंच पर विकासशील देशों के दबाव को जो ये आपका संतुलित करने के लिए जो है ना ये आपका विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने के लिए जो है इसका जो वो गठन जो वो किया गया था।
इसके अलावा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए जो ये आपका किया गया था, बहुपक्षीय व्यवस्था को सुधारने के लिए जो ये आपका किया गया था, नई वित्तीय संस्थाओं की स्थापना के लिए जो इसका गठन जो वो किया गया था, जैसे कि एनडीबी, इसके अलावा सीआरए, ताकि जो आपका वर्ल्ड बैंक पर जो है ना ये आपका निर्भरता जो वो कम हो सके। इसके अलावा सामाजिक और तकनीकी विकास के लिए भी जो इसका गठन जो वो किया गया था, शांति और सुरक्षा, आतंकवाद, इसके अलावा साइबर सुरक्षा और वैश्विक शांति पर मिलकर कार्य करने के लिए जो है ना इसका गठन जो वो किया गया था। इसके अलावा ब्रिक की जो शुरुआत है ना, पहले इसका नाम मैं आपको बता दूं कि ब्रिक था, ठीक है। ब्रिक की जो शुरुआत है आपका 2006 में इसकी शुरुआत किया गया था और इसका जो पहला सम्मेलन है आपका 2009 में हुआ था, लेकिन साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ने के बाद जो है ना इसका जो पूरा नाम है ये आपका ब्रिक्स जो ये आपका हो गया था। और इसका अगर नारा या फिर संदेश के बारे में पूछा जाए तो ये आपका क्या रहा था, तो ये आपका इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर रहा था, यानी समान और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था बनाना, ये जो इसका नारा या फिर संदेश रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स बिलोंग्ड टू राजपूत किंग्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा किला जो है ना राजपूत राजाओं का है, जहाँ पे ऑप्शन जो आपका इस प्रकार से जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में आपका एक चित्तौड़गढ़ का किला भी जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका चित्तौड़गढ़ का जो किला है ना ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है और ये जो आपका मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों की जो ये आपका राजधानी भी जो वो रहा था। और ये जो किला है ना ये आपका वीरता त्याग और जौहर के लिए भी जो ये आपका प्रसिद्ध था। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा किला राजपूत राजाओं का था, तो ये जो आपका चित्तौड़गढ़ का जो किला था ना ये राजपूत राजाओं का था। तो ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ का किला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द मीमांसा रिलेटेड टू, यानी मीमांसा जो ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए मीमांसा की बात करें तो ये आपका हिंदू दर्शन की जो है एक शाखा है और इसका जो संबंध है ना ये आपका वेदों की व्याख्या और कर्म कांडों यानी यज्ञों के अनुष्ठान से है। तो यज्ञ और वेदों की व्याख्या आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ ब्रिक्स थिंक टैंक, यानी जो आपका BTTC यानी ब्रिक्स थिंक टैंक परिषद का जो मुख्य कार्य है ना ये क्या होता है। तो देखिए ब्रिक्स थिंक टैंक परिषद का जो मुख्य कार्य है ना ये ब्रिक्स देशों के मध्य जो है अनुसंधान, विचारों के आदान प्रदान और नीतिगत सिफारिशों को जो ये आपका बढ़ावा देना है। तो ये जो आपका BTTC का जो ये आपका मुख्य कार्य है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड, यानी एक कोश के जीव अपना भोजन जो है ना ये कैसे प्राप्त करते हैं। और क्वेश्चन में आपका अमीबा के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि अमीबा जो है एक आपका एक कोशिकीय प्राणी है और ये जो आपका कूटपादों यानी सीडोपोडिया की सहायता से जो है ना अपना भोजन जो वो आपके ग्रहण करते हैं। और ये जो भोजन है ना ये आपका खाद्य रिक्तिका यानी फूड वैक्यूल में जो ये आपका संग्रह होता है और खाद्य रिक्तिका में जो है ना भोजन का पाचन भी जो ये आपका होता है, जहाँ से पचे हुए भोजन के कण जो है ना कोशिका के कोशिका द्रव्य में जो ये आपके विसरी जो है वो हो जाते हैं। तो ऑप्शन में आपका सीडोपोडिया जो वो दिया गया था, तो सीडोपोडिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि गंधार कला का जो संबंध है ना ये आपका किस धर्म से है। तो देखिए गंधार कला का जो संबंध है ना ये आपका बौद्ध धर्म से है। तो बौद्ध धर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि गांधार कला विद्यालय जो है ना ये किस राजवंश के तहत जो ये आपका विकसित किया गया था। तो देखिए गांधार कला विद्यालय का जो आपका विकसित है ना ये कुषाण राजवंश के तहत जो ये आपका विकसित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, यानी सफ़ेद हाथियों का जो राज्य है ना भारत के किस राज्य को कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सफ़ेद हाथी का जो राज्य है ना ये भारत के किसी भी राज्य को जो है नहीं कहा जाता है। भारत के कुछ ही जगह पर जो है ना ये सफ़ेद हाथी जो वो पाए जाते हैं। और वो भारत के कुछ राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो है ना ये सफ़ेद हाथी जो वो पाए जाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पहले भी बताया कि सफ़ेद हाथी का राज्य जो है भारत के किसी भी राज्य को नहीं कहा जाता है। तो इनमें से आपका जो भी राज्य दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि सफ़ेद हाथी जो है किस देश में पाए जाते हैं या फिर सफ़ेद हाथियों की जो भूमि है ना ये किस देश को कहा जाता है। तो ये सफ़ेद हाथियों की जो भूमि है ना ये थाईलैंड को जो है ये आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स मेड ऑफ, यानी क्षुद्र ग्रह जो है ना ये किसके बने होते हैं। तो देखिए क्षुद्र ग्रह की बात कर ले तो ये जो आपका मुख्य रूप से जो है ना आपके रॉक, मेटल्स एंड डस्ट, यानी चट्टान, धातु और धूल से जो ये आपके बने होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके एस्ट्रॉइड्स होते हैं ना, यानी क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, ये आपका किस पर निर्भर करते हैं। तो ये आपके संरचना, उनके प्रकार पर जो है ये आपके निर्भर करते हैं। और ये जो आपका मुख्यतः जो होते हैं ना ये आपके 3 प्रकार के क्षुद्र ग्रह जो वो होते हैं। और वो 3 प्रकार के क्षुद्र ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो पहला तो आपका सी टाइप यानी कार्बोनेशियस होता है। सेकंड आपका एस टाइप जिसे आपका सिलिकेशियस जो वो कहा जाता है। और थर्ड जो आपका क्षुद्र ग्रह होता है ना ये आपका एम टाइप यानी मेटालिक क्षुद्र ग्रह होता है। तो ये फैक्ट भी आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ना ये किस परिस्थिति में जो ये आपका लगाया जा सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ना जिसे आपका संविधान के उल्लंघन के आधार पर जो ये आपका लगाया जा सकता है। और ये जो आपका तब लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति संविधान के जो है ना प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तब राष्ट्रपति पर जो ये आपका महाभियोग जो ये आपका लगाया जा सकता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो ये आपका दी गई है। तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना ये आपका अनुच्छेद 61 के तहत जो ये आपका लगाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा महाभियोग लगाने की प्रक्रिया की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना ये संसद के किसी भी सदन में जो ये आपका शुरू किया जा सकता है। और आरोप लगाने के लिए जो है सदन के कम से कम जो है ना 1/4 सदस्य द्वारा जो है आरोप पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। और राष्ट्रपति को जो है ये आपका 14 दिनों का नोटिस भी जो ये आपका दिया जाना चाहिए। यदि आरोप जो आपका लगाने वाला सदन आरोपों को अपनी कुल सदस्यता के जो है ना कम से कम 2/3 बहुमत से आपका पारित करता है तो आरोप जो ये आपका दूसरे सदन को जो है आपका भेज दिया जाता है, जो कि आरोपों की जो वो जांच करता है या फिर जांच जो है करवाया जाता है। यदि दूसरा सदन भी जो है आरोपों को अपनी कुल सदस्यता के जो है ना कम से कम 2/3 बहुमत से आपका पारित करता है तो राष्ट्रपति को उनके पद से जो ये आपका महाभियोग के माध्यम से जो है ये आपका हटा दिया जाता है। तो ये महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भी जो है आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि विच सेक्शन ऑफ ऋग्वेद इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द गॉड सोम, यानी ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है ना पूर्णतः सोम देवता को जो ये आपका समर्पित है। तो देखिए ये जो आपका ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ना ये आपका पूर्णतः जो है ये आपका सोम देवता को जो ये आपका समर्पित है। और इसे आपका सोम मंडल भी जो ये आपका कहा जाता है। और इस मंडल में जो है ना आपके 114 सूक्त हैं। तो आपका कौन सा मंडल पूछा गया था, तो 9वां मंडल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र की जो व्याख्या है ना ये ऋग्वेद के कितने मंडल में जो ये आपका किया गया है। तो देखिए गायत्री मंत्र की जो व्याख्या है ना ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो ये आपका किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर ऋग्वेद की बात कर ले तो देखिए ऋग्वेद जिसे आपका ऋक संहिता के नाम से भी जो आपका जाना जाता है। और ऋग्वेद में आपके 10 मंडलों में आपका विभाजित किया गया है। और इन मंडल में यानी ऋग्वेद में जो आपके 1028 सूक्त हैं। वहीं अगर ऋचाएँ यानी भजन की बात कर ले तो देखिए ऋग्वेद में जो है ना 10,462 ऋचाएँ यानी भजन है। और ऋग्वेद जो है आपका विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है ना दक्षिण भारत के इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास कहने का मतलब कि चालुक्य से चोल तक को जो विस्तार से जो है ये आपका प्रस्तुत करता है। और इसी पुस्तक के लिए जो है ये आपका 2023 में जो है ना टाटा लिटरेचर लीव बुक ऑफ द ईयर यानी नॉन फिक्शन पुरस्कार जो ये आपका दिया गया था। तो ये आपका कौन सी पुस्तक जो है जिसमें आपका दक्षिण भारत के इतिहास का विस्तार में जो ये आपका प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए इस पुस्तक का जो नाम है ना ये आपका लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन पुस्तक है। और ये जो पुस्तक है ये आपके अनिरुद्ध कनिसेट्टी के द्वारा जो ये आपका लिखा गया है। और इसी पुस्तक के लिए जो है आपका अनिरुद्ध कनिसेट्टी को जो है ना ये आपका 2023 में टाटा लिटरेचर लीव बुक ऑफ द ईयर यानी नॉन फिक्शन का पुरस्कार जो ये आपका दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है ये आपका टाटा लिटरेचर लाइव फेस्टिवल के तहत जो है ये पुरस्कार जो आपका दिया गया था। तो लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जो है ना ये कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा कंटेनर जो बंदरगाह है ना ये आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को ही जो है ना इसे आपका आमतौर पर जो है ये आपका नवा सीबा पोर्ट के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये कहाँ पर
है तो ये आपका महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी तो ये आपका 26 मई 1989 को हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि विच इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क, यानी कौन सा देश जो है ना सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो देखिए वर्तमान में आपके सार्क के जो है ना 8 सदस्य देश हैं और वो 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं तो देखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये वर्तमान में 8 देश जो है ना ये आपके सार्क के जो ये आपके सदस्य देश हैं। तो इन 8 देशों में से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था, इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन था ना आई थिंक आपका चीन जो वो दिया गया था। तो देखिए चीन देश जो है ना ये आपका सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो चीन अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो चीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सार्क की स्थापना ये जो कब हुआ था तो देखिए सार्क की जो स्थापना है ना ये आपका 8 दिसंबर 1985 को जो ये आपका ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करके साथ जो है ना इसकी स्थापना जो ये आपका किया गया था। इसके अलावा सार्क का मुख्यालय अगर पूछा जाए कि कहाँ पर है तो देखिए सार्क का जो हेडक्वार्टर है ना ये आपका काठमांडू नेपाल में है। और इसका अगर पूरा नाम पूछा जाए तो देखिए सार्क का जो पूरा नाम होता है ना ये आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन होता है, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका उद्देश्य क्या है तो देखिए सार्क का जो उद्देश्य है ना ये दक्षिण एशिया के लोगों को जो है कल्याण को बढ़ावा देना और उनकी आर्थिक वृद्धि में जो है आपका तेजी लाना है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि 2007 में जो है आपका सार्क का न्यूनतम सदस्य देश जो है ना ये कौन सा बना था। तो देखिए 2007 के 14वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में जो है ना अफगानिस्तान देश जो है ये आपका सार्क का सबसे नया सदस्य देश जो है आपका बना था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राइबोसोम का जो कार्य है ना वो आपसे पूछा गया था। तो देखिए राइबोसोम का कार्य क्या होता है तो ये आपका प्रोटीन सिंथेसाइज यानी प्रोटीन को जो ये आपका संश्लेषण जो ये आपका करता है, यानी कोशिका में जो है प्रोटीन निर्माण के लिए आपका कौन जिम्मेदार होता है तो ये आपका राइबोसोम ही होता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ये आपका राइबोसोम को ही जो है आपका कहा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका दिया गया था प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन संश्लेषण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा, यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में जो है ना कितने सदस्यों को जो ये आपका मनोनीत करते हैं। तो आई थिंक आपका पार्लियामेंट यानी संसद में पूछा गया था। तो देखिए संसद में भी जो आपका 12 है, क्योंकि पहले आपका 2 लोकसभा में मनोनीत करते थे लेकिन वो तो आपका समाप्त कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग जो है ना राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि वाले 12 व्यक्तियों को जो है ना ये आपके राज्यसभा में जो ये आपके मनोनीत जो वो करते हैं। तो राज्यसभा में अगर पूछा गया होगा तो 12 व्यक्ति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स वेयर बिल्ड इन द आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल पीरियड, यानी मुगल काल के वास्तुकला में जो है ना किस प्रकार की इमारतें जो ये आपका बनाई गई थी। तो देखिए मुगल काल के वास्तुकला में जो है ना आपके जो किले थे या आपके वास्तुकाल में जो है ये आपके किले, मकबरे, मस्जिद, महल और बगीचे जैसे जो है विभिन्न प्रकार की इमारतें जो ये आपका बनाई गई थी। और इन इमारतों में जो है ना ये आपका भारतीय, फारसी और तुर्की शैलियों का मिश्रण जो वो आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपका लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का उपयोग जो ये आपका किया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि विच सुप्रीम कोर्ट वुमेन जज इज इन द रेस टू बिकम इंडियाज चीफ जस्टिस, यानी सुप्रीम कोर्ट की कौन सी महिला जो है ना जज जो है भारत की CJI बनने की दौड़ में जो है ये आपका सबसे आगे है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यायमूर्ति बीबी नागरत्न जो है ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की दौड़ में ये जो आपका सबसे आगे है। और ये जो आपका 2027 में जो है CJI बनने की जो है इनकी जो वो संभावना जो वो आपका जताई गई है। तो बीबी नागरत्न आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बिम्स्टेक की स्थापना ये जो है कब हुआ था। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउटफुल है। किसी बच्चे ने बताया कि 1995 में जो है किस संगठन की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन में आई थिंक आपका बिम्स्टेक भी जो वो आपका दिया गया था। तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा डाउटफुल ही रखता हूँ, 50-50 रखता हूँ कि हो सकता है पूछा भी गया हो। लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बिम्स्टेक की जो स्थापना है ना ये आपका 6 जून 1997 को हुआ था। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो 6 जून 1997 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए बिम्स्टेक का जो प्रारंभिक नाम है ना, यानी शुरुआत में जो इसका नाम था ये आपका बिस्टेक था। और बिस्टेक मतलब कहने का मतलब कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन जो इसका प्रारंभिक में नाम था। वर्तमान नाम जो ये कब अपनाया गया था, यानी बिम्स्टेक जो इसका नाम
जो है कब किया गया था? तो देखिए बिम्स्टेक जो आपका नाम है ना, ये आपका 2004 में जो ये आपका किया गया था। और बिम्स्टेक का जो मुख्यालय ये आपका ढाका बांग्लादेश में है। वर्तमान में सदस्य देश की बात कर ले तो आपका 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ये जो आपका बिम्स्टेक का जो है 7 सदस्य देश हैं। बिम्स्टेक का अगर पूरा नाम अगर आप पूछा जाए तो देखिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है ये आपका बिम्स्टेक का पूरा नाम है। यह अगर हिंदी में बात कर ले तो देखिए बंगाल की खाड़ी बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल जो है ये आपका बिम्स्टेक का पूरा नाम है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच फाइनेंशियल स्कीम इज बेनिफिशियल टू फार्मर्स, यानी कौन सी वित्तीय योजना जो है ना किसानों के लिए जो ये आपका फ़ायदेमंद है। तो देखिए किसानों के लिए जो है कई वित्तीय योजनाएं जो है, जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाओं की अगर बात कर ले तो देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और ब्याज सहायता योजना। ये जो आपकी योजनाएं हैं ना किसान को वित्तीय सहायता, इसके अलावा फसल बीमा और ऋण सहायता जो है आपके प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन में आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इससे प्रीवियस शिफ्टों में यहाँ से पूछा गया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है ना सालाना जो है किसानों को कितनी राशि जो ये आपका दी जाती है। तो देखिए ये जो आपका इस योजना, ये जो योजना है ना ये छोटे और सीमांत किसानों को जो है वित्तीय सहायता जो है आपका प्रदान करती है, जिसमें प्रत्येक वर्ष जो है ना ये आपका 6,000 रुपये की राशि जो है 2,000 रुपये के 3 किस्तों में जो ये आपका दिया जाता है, यानी सालाना जो है ये आपका 6,000 रुपये जो वो आपका दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मैच द फॉलोइंग से आया था, जहाँ पर एक आपका पूछा गया था कि 2023 का जो FIH पुरुष हॉकी जो आपका विश्व कप है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, उसका मिलान करना था। तो देखिए 2023 का FIH पुरुष हॉकी विश्व कप जो है ना ये आपका भुवनेश्वर और राउरकेला, यानी उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में जो है यह आपका आयोजित किया गया था। तो इनमें से आपका जिस प्रकार से आपने मिलान किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेवेन्यू डेफिसिट, यानी राजस्व घाटा से जो है ना आप क्या समझते हैं। तो देखिए राजस्व घाटा आपका तब होता है ना जब सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ यानी रेवेन्यू रिसिप्ट जो है उसकी राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपका कम होता है। यानी सरकार अपनी आमदनी यानी टैक्स व अन्य स्रोतों से जो है ना अपनी रोजमर्रा खर्चे की कहने का मतलब कि तनख्वाह, सब्सिडी, ब्याज, इन सब में जो है ना पूरी जो वो आपका नहीं कर पाता, जिसके कारण आपका राजस्व घाटा जो ये आपका होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हेन इन्फ्लेशन राइजेज व्हाट डज RBI टाइपिकली इम्प्लीमेंट विथ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी जब मुद्रास्फीति बढ़ती है ना तो RBI आमतौर पर जो है मौद्रिक नीति के साथ जो है ये आपका क्या लागू करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है ना तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI जो ये आपका आमतौर पर मौद्रिक नीति को जो ये आपका सख्त करता है। इसका मतलब ये हुआ कि RBI जो है ना ब्याज दरों में जो है आपका वृद्धि करता है, जैसे कि रेपो दर में आपका वृद्धि करता है। इसके अलावा जिससे आपका उधार लेना जो है आपका महंगा हो जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किस संगठन की जो स्थापना है ना ये आपका वर्ष 1995 में हुआ था। तो देखिए वर्ष 1995 में जो है ये आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है ना ये आपका 1 जून 1995 को हुआ था, यानी विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है ये आपका 1995 में हुआ था। तो ऑप्शन में आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिया गया था। तो WTO आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि WTO जो है ना एक आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि आपका वैश्विक व्यापार के नियमों को जो है आपका निर्धारित करता है और सदस्य देशों के बीच जो है व्यापार विवादों को सुलझाने में भी जो है ये आपका मदद करता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जन शब्द जो अक्सर ऋग्वेद में आता है उसका अर्थ जो वो पूछा गया था। तो देखिए ऋग्वेद में जन का जो अर्थ होता है ना ये आपका रिलेटिव्स यानी कुटुंब या फिर रिश्तेदार होता है। तो ऑप्शन में आपका रिलेटिव्स जो वो दिया गया था। तो रिलेटिव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा जो कि आपका लिखा गया है। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो पुस्तक है ना ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ये आपका लिखा गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये जो आपका पुस्तक है ना ये आपका किस वर्ष में और किस जेल में जो ये आपका लिखा गया था। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ये जो आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम जो पुस्तक है ना ये आपका वर्ष 1944 में जो है ये आपका अहमदनगर की जेल में जो ये आपका लिखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर गीतांजलि पुस्तक के बारे में पूछा जाए तो देखिए गीतांजलि जो पुस्तक है ना ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो ये आपका लिखा गया था।
प्लेइंग इट माई वे के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए प्लेइंग इट माई वे ये जो आपका सचिन तेंदुलकर की जो वो ऑटोबायोग्राफी है, हाफ गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा जाए तो ये आपका चेतन भगत के द्वारा जो ये आपका लिखा गया था। गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है ना ये आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। द कैंडिडेट पुस्तक के लेखक जो है ये आपके अनिरुद्ध भट्टाचार्य हैं। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ ये जो पुस्तक है ना ये नटवर सिंह के द्वारा जो ये आपका लिखा गया था। ए बिलियन इज़ इनफ ये जो पुस्तक है ना ये आपके अशोक गुप्ता के द्वारा जो ये आपका लिखा गया था। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया ये जो आपका चौधरी चरण सिंह के द्वारा जो ये आपका लिखा गया था। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये भी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। बर्थ ऑफ सिनेमा ये जो आपका गोपाल कृष्ण के द्वारा जो ये आपका लिखा गया था। ए गाइड टू प्रोवाइड इक्विटी ये जो पुस्तक है ना ये आपके नेहा भुवानिया के द्वारा जो ये आपका लिखा गया था। इसके अलावा बात कर ले चिदम्बरा पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा जाए तो ये आपके सुमित्रानंद पंत के द्वारा जो ये आपका लिखा गया था। कामायनी पुस्तक के लेखक जो है ये आपके जयशंकर प्रसाद थे। यामा पुस्तक के जो लेखक है ना ये आपके महादेवी वर्मा थी। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द गाइड यानी द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। अब आप ही बताइए कल के एक्स्ट्रा फैक्ट में जो है ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था या फिर नहीं करवाया था। तो देखिए द गाइड पुस्तक के जो लेखक है ना ये आपके R.K. नारायण है और R.K. नारायण जी के द्वारा जो है ना ये आपका पुस्तक जो है 1958 में जो ये आपका लिखा गया था जो कि आपका एक अंग्रेजी उपन्यास था। तो R.K. नारायण आपका करेक्ट आंसर होगा। R.K. नारायण के द्वारा कुछ लिखी गई अगर अन्य पुस्तकों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, इसके अलावा द इंग्लिश टीचर, द गाइड, मालगुडी डेज ये सारे जो पुस्तक है ना ये R.K. नारायण जी के द्वारा जो ये आपके लिखे गए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ द आर्टिकल 89 रिलेटेड टू यानी अनुच्छेद 89 जो है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 89 की बात कर लें तो ये जो आपका राज्यसभा के सभापति और उप सभापति से जो ये आपका संबंधित है। और ये जो आपका अनुच्छेद 89 जो है ना ये आपका उपबंध करता है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है ना ये राज्यसभा का जो ये आपका पदेन सभापति होगा और राज्यसभा अपने सदस्यों में से जो है ना किसी एक को जो है ये आपका उपसभापति जो वो चुनेंगे। ये जो आपका अनुच्छेद 89 में जो ये आपका कहा गया है तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 89 के क्लोज 1 में आपका ये कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है ना ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो है ये कौन होता है तो ये आपका उपराष्ट्रपति होता है। और किस अनुच्छेद में आपका कहा गया है तो ये आपका आर्टिकल 89 में जो ये आपका कहा गया है। आर्टिकल 89 के क्लोज 2 में आपका ये कहा गया है कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को जो है उपसभापति चुनेगी। जब उपसभापति का जो पद है ना ये आपका रिक्त होता है तो राज्यसभा जो है किसी अन्य सदस्यों को जो है ना ये आपका उपसभापति जो वो चुनता है। तो ये आपका आर्टिकल 89 के क्लोज 2 में जो ये आपका कहा गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो है ना ये आपका किस राज्य में हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण है ये आपका वर्ष 2018 में हुआ था और पहला जो संस्करण है ना ये आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरा संस्करण आपका 2019 में जो है महाराष्ट्र के पुणे में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तीसरा संस्करण 2020 में जो है ये आपका असम गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। चौथा संस्करण जो है आपका 2021 में ना होकर मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के कारण जो है ना चौथा जो संस्करण है ये आपका जून 2022 में हुआ था। और जून 2022 में जो है ना ये आपका हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया था। तो ये तो आपका 2021 वाला था लेकिन 2022 में आयोजित किया गया था। तो अगर ऑप्शन में आपका हरियाणा का पंचकुला दिया गया होगा तो फिर आपका ये तो आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन 2022 वाला आपका 2023 में हुआ था और ये जो आपका 5वां संस्करण था और ये जो आपका जनवरी फरवरी 2023 में जो है ना ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया था। तो शायद आपसे यही वाला पूछा गया था 5वां संस्करण के बारे में। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। छठवां संस्करण जो है आपका 2024 में हुआ था और ये जो आपका कहाँ पर तो तमिलनाडु में आयोजित किया गया था और तमिलनाडु के 4 शहरों में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा 7वां संस्करण के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए 7वां संस्करण जो है ना ये आपका बिहार राज्य में जो ये आपका आयोजित किया गया था। लेकिन कुछ आपका गेम्स जो है ना ये आपका दिल्ली में भी जो वो आयोजित किए गए थे लेकिन पार्टिकुलरली जो ये आपका बिहार में ही जो है ये आपका आयोजित किया गया था।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू, यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात कर ले तो ये जो आपका गरीब महिलाओं को जो है ना निःशुल्क रसोई गैस यानी एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से जो ये आपका संबंधित है। तो एलपीजी कनेक्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत है ये कब किया गया था और कहाँ से, तो ये आपका 1 मई 2016 को जो है ना ये आपका उत्तर प्रदेश के बलिया से जो है इसका जो शुरुआत है वो किया गया था। और ये जो आपका किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये आपका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आता है। और इसका जो उद्देश्य है ना ये बीपीएल परिवारों की महिलाओं को जो है मुफ्त एलपीजी कनेक्शन जो वो प्रदान करना है। और इसके लाभार्थी कौन कौन है, तो देखिए गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल जो है ना जीवन यापन करने वाली महिलाएं जो है इसके जो वो लाभार्थी हैं। विशेषता की बात कर ले तो देखिए प्रत्येक लाभार्थी को जो है ना ये 1600 तक की सहायता, इसके अलावा सिलेंडर, रेगुलेटर प्लस पाइप जो ये आपका दिया जाता है। और उज्ज्वला योजना 2.0 की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें आपका मुफ्त रिफिल और स्टोव भी जो ये आपका शामिल किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हाउ मच रुपीज़ डू फार्मर्स गेट एनुअली अंडर प्रधानमंत्री किसान योजना, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो है ना किसानों को सालाना जो है ये कितने रुपए का जो वो लाभ होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो है ना किसान परिवारों को जो है प्रत्येक वर्ष 6000 की आर्थिक सहायता जो ये आपका दी जाती है। और ये जो आपका 3 बराबर किस्तों में जो है आपका सीधे उनके आधार युक्त बैंकों खातों में जो है आपका ट्रांसफ़र किया जाता है। और 3 बराबर किस्तों कहने का मतलब कि 2000 ये जो आपका 3 किस्तों में जो है ना ये आपका बैंक में जो वो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो 6000 ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो 6000 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक्स डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है ना मृत पौधे और जानवरों को जो ये आपका तोड़ता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मृत पौधे और जानवरों को जो तोड़ता है ना ये आपका अपघटक यानी डिकम्पोजर्स जो है ये आपके तोड़ते हैं। तो डिकम्पोजर्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा डिकम्पोजर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपके एक सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों को जो है ये आपके सरल पदार्थों में जो ये आपके तोड़ देते हैं, जिसके कारण पोषक तत्वों को जो है ना ये आपका पुनर्चक्रण होता है। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात कर ले कि डिकम्पोजर्स में कौन कौन आ जाते हैं, तो देखिए कवक और बैक्टीरिया जो है ना ये आपके मृत पौधे और जानवरों के अवशेषों को तोड़कर जो है ना उन्हें आपका ह्यूमस नामक कार्बनिक पदार्थ में जो ये आपके बदल देते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो डिकम्पोजर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो ये पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है ना ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग जो है ये आपका 199.5 मिलियन रहा था, यानी 19.95 करोड़ जो है ये आपका 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश का जनसंख्या जो वो देखने को मिला था। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका सिक्किम राज्य रहा था। इसके अलावा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका राजस्थान राज्य है। और छोटा राज्य अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो ये आपका गोवा राज्य है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये आप इतना ईजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 10th लेवल का एग्जाम है, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो रहा है ना ये आपका 10th लेवल का हो रहा है। उसके बाद जो आपका सेकंड शिफ्ट हो रहा है ये आपका 12th लेवल का हो रहा है। और जो आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो रहा है ना ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का देखने को मिल रहा है। तो 10th लेवल में तो आपका यही आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि क्वेश्चन इसी प्रकार से जो वो पूछा जाएगा। तो एमटीएस वाले जो वो ले सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि IMEC में जो है ना कौन कौन से देश जो ये आपके शामिल है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए IMEC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है ना ये आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर होता है। और इसमें आपके मुख्य रूप से जो है ना भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ और अमेरिका जो ये आपका शामिल है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूँ कि जॉर्डन और इजराइल भी जो है ना इस गलियारे का जो ये आपका हिस्सा जो इस पर इस और अधिक जो आपका व्यापक जो ये आपका बनाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि IMEC का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना यह भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच जो है तेज, सुरक्षित और टिकाऊ व्यापार मार्ग जो ये आपका स्थापित करना है। इसके अलावा रेल, समुद्री बंदरगाह, हाई स्पीड डेटा केबल, इसके अलावा ऊर्जा पाइपलाइन और ग्रीन हाइड्रोजन गलियारे का भी निर्माण जो है ये आपका IMEC के तहत जो ये आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स आर द एशियन गेम्स हेल्ड, यानी एशियन गेम्स जो है ना ये कितने साल बाद होता है। तो देखिए एशियन गेम्स आपका प्रत्येक जो है 4 साल बाद जो ये आपका आयोजित किया जाता है, तो 4 साल बाद आपका करेक्ट आंसर होगा। और पहला एशियन गेम्स जो है ये कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए पहला एशियन गेम्स जो है आपका 1951 में जो है आपका भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और अब तक भारत में जो आपका 2 बार एशियन गेम्स का आयोजन किया जा चुका है। पहला तो आपका 1951 में, दूसरा आपका 1982 में जो है ये आपका आयोजित किया गया था, और ये भी आपका दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि मथुरा कला शैली का जो विकास है ना कब और किसके काल में जो ये आपका हुआ था। तो देखिए मथुरा कला शैली का जो विकास है ना ये आपका मुख्य था कुषाण वंश के समय, यानी 1ली से 3री शताब्दी के मध्य जो है इसका विकास हुआ था। और विशेषकर जो है ना ये सम्राट कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो जिस प्रकार से भी ऑप्शन आपका दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मथुरा कला शैली जो है ना ये आपका लाल बलुआ पत्थर पर आधारित होता था। यहाँ से भी कल आपका शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि किस पत्थर पर आपका आधारित था ये आपका मथुरा कला शैली। तो ये आपका लाल बलुआ पत्थर पर जो ये आपका आधारित था, और इसमें आपके हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की मूर्तियां भी जो ये आपका बनती थी। इसके अलावा बुद्ध को जो है ना मानव रूप में पहली बार आपका मथुरा शैली में ही जो है आपका दर्शाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच प्लैनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, यानी किस ग्रह को जो है ना सुबह का तारा या फिर शाम का तारा जो वो कहा जाता है। तो देखिए वेनस यानी शुक्र ग्रह को जो है ना ये आपका सुबह का तारा या फिर शाम का तारा भी जो ये कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच इज कॉन्स्टेंट इन मेल्टिंग ऑफ आइस, या फिर आपका पूछा गया था कि बर्फ के पिघलने में या फिर किसी भी पदार्थ के पिघलने पर जो है ना कौन जो ये आपका स्थिर रहता है। तो देखिए बर्फ के पिघलने या फिर किसी पदार्थ को पिघलने पर जो है ना ये जो आपका टेम्परेचर यानी तापमान जो होता है ना ये आपका स्थिर रहता है। और बर्फ के पिघलने पर कितने डिग्री सेल्सियस पर जो है ये आपका तापमान जो है आपका स्थिर रहता है। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना ये आपका तापमान जो है आपका स्थिर रहता है। तो टेम्परेचर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा, यानी लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है ना ये किसके पास होती है। तो देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 के क्लोज 2 के बी के अकॉर्डिंग जो है ना भारत के राष्ट्रपति के पास जो है ये आपका लोकसभा को भंग करने की अंतिम शक्ति जो वो होती है। तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का जो कार्यकाल है ना ये आपका 5 वर्षों का होता है, लेकिन यदि संबंधित प्राधिकारी चाहे तो इसके पहले भी जो ये आपका भंग जो वो किया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा को जो है आपका 2 तरीकों से जो है ये आपका भंग किया जा सकता है, और वो 2 तरीका आपका कौन कौन से हैं। तो देखिए जब बहुमत का नेता यानी सत्तारूढ़ दल जो है ना लोकसभा को जो है आपका भंग कर देते, ये तो आपका पहला तरीका हो गया। सेकेंड तरीका, जब सबसे बड़े दल का नेता लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं करता है ना तो हकदार शक्ति जो है ये आपका राष्ट्रपति को जो है ये आपका अधिकार जो ये आपका देता है। यानी इस 2 प्रकार से जो है ना आपके लोकसभा को जो ये आपका भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात कर ले लोकसभा के बारे में तो ये देखिए लोकसभा को जो है ना आपका अनुच्छेद 81 के अंतर्गत जो है ये आपका वर्णन जो वो किया गया है। और इसकी अधिकतम संख्या की बात कर ले तो देखिए इसके एंग्लो इंडियन समुदाय के साथ अगर इसकी अधिकतम संख्या जो है ये आपका 552 सदस्य हो जाता है, जिसमें राज्य के 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो है ना ये आपके 20 सदस्य जो ये आपके शामिल होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो है ना भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों में जो है एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को जो है आपका समाप्त कर दिया गया है। यानी अगर बात कर ले कि आपका जो है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है तो ये आपका 550 जो ये आपका हो गया है। और लोकसभा की वर्तमान क्षमता अगर पूछी जाए कितनी है तो ये आपका 545 है। इसके अलावा राज्यों के प्रतिनिधित्व जो है ना ये सीधे वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है राज्यों के लोगों के द्वारा जो ये आपके चुने जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इन विच फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज आर श्रब्स एंड डिसीडियस फॉरेस्ट फाउंड, यानी हिमालय के किन वनों में जो है ना ये आपका झाड़ियाँ व पक्षपाती वन जो ये आपके मिलते हैं। तो देखिए हिमालय में पर्णपाती वन और पर्वतीय वन जो है ना ये आपके विशेष रूप से उपोष्ण कटिबंधीय कहने का मतलब कि सब ट्रॉपिकल और शीतोष्ण क्षेत्र यानी आपके टेम्परेट क्षेत्र में जो है ना ये आपका झाड़ियाँ और घास के मैदान जो ये आपके पाए जाते हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पर्पस ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम यानी स्टैंड अप इंडिया योजना का जो है ये आपका उद्देश्य जो ये आपका पूछा गया था। तो देखिए स्टैंड अप इंडिया योजना का जो उद्देश्य है ना ये आपके अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना ताकि वे अपने खुद का कारोबार या फिर उद्योग जो है ये आपका शुरू कर सके और आर्थिक रूप से जो ये आपका आत्मनिर्भर जो ये आपका बन सके। ये जो आपका स्टैंड अप इंडिया योजना का जो ये आपका उद्देश्य है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि इस योजना का शुरुआत जो ये कब किया गया था, तो ये आपका 5 अप्रैल 2016 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हु बेनिफिट्स फ्रॉम द आयुष्मान भारत स्कीम यानी आयुष्मान भारत योजना जो है ना ये किसके लिए जो ये आपका लाभदायक है या फिर आपका किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। तो देखिए आयुष्मान भारत योजना की बात कर ले तो ये जो आपका मुख्य रूप से जो है ना गरीब और वंचित परिवारों के लिए जो ये आपका लाभदायक है। और ये जो योजना ये आपका विशेष रूप से जो है ना बीपीएल परिवार यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो है ना ये योजना जो ये आपका बनाया गया था। और इसमें पात्र परिवारों को जो है ये आपका 5 लाख प्रति वर्ष तक का जो है निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा भी जो ये आपका दिया जाता है। और ये जो बीमा ये आपका प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को जो ये आपका कवर जो ये आपका करता है। और लाभार्थी जो है सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में जो है ना मुफ्त इलाज भी जो ये आपके करा सकते हैं। तो इसमें आपका जो है स्वास्थ्य बीमा दिया गया था यानी स्वास्थ्य ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो स्वास्थ्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन क्लासिकल डांस यानी किस वाद्य यंत्र को जो है ना शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग जो ये आपका किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शास्त्रीय नृत्य में जो है ना कई सारे वाद्य यंत्र का प्रयोग जो वो किया जाता है, जिनमें अगर कुछ प्रमुख की बात कर ले जैसे कि आपका तबला का प्रयोग किया जाता है, मृदंगम का भी, सितार, बांसुरी, हारमोनियम और पखावाज, ये सारे वाद्य यंत्र को जो है ना ये आपका लय और भाव बढ़ाने के लिए जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग जो ये आपका किया जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 29 जो है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 29 जो है ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी से जो है आपका संबंधित है। यानी ये जो आपका अनुच्छेद 29 जो है ना ये आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों से जो ये आपका संबंधित है। तो संस्कृति और शिक्षा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ब्रिक्स संगठन का उद्देश्य क्या है यानी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स। अब आप ही बताइए, कल के वीडियो में मैंने आपको ये प्रश्न करवाया था या फिर नहीं करवाया था। तो देखिए ब्रिक्स संगठन का जो उद्देश्य है ना ये आपके देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना तथा वैश्विक मंचों पर जो है ना विकासशील देशों की आवाज़ को जो ये आपका सशक्त बनाना, ये जो आपका ब्रिक्स संगठन देशों का जो ये आपका उद्देश्य है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि 2023 के वन अधिनियम में क्या आपका नया है। तो देखिए वन अधिकार अधिनियम 2023 जिसे आपका वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 भी जो ये आपका कहा जाता है। और ये जो आपका वर्ष 2023 में जो ये आपका पारित हुआ था। और ये जो आपका किस में संशोधन करता है, किस अधिनियम में, तो ये जो आपका अधिनियम है ना ये आपका 1980 के जो है वन संरक्षण अधिनियम में जो ये आपका संशोधन करता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये कुछ प्रकार की भूमि को वन संरक्षण अधिनियम के दायरे से जो है ये आपका बाहर करना और कुछ विशेष गतिविधियों को जो है ये आपका अनुमति देना है, जैसे कि आपका चिड़ियाघर हो गया। इसके अलावा सफारी और इको टूरिज्म, इसको जो है ना ये आपका अनुमति जो है ये आपका देता है। तो इसमें आपका जो भी पूछा गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2023 के जो है आपका वन संरक्षण अधिनियम के तहत ही जो है ना ये आपका मानित वन की अवधारणा को भी जो है आपका हटा दिया गया था। जैसा कि आपको पता है कि 1980 के अधिनियम में मानित वन की अवधारणा थी, लेकिन इस संशोधन के द्वारा जो है ना इसे जो आपका हटा दिया गया था। इसके अलावा विशिष्ट भूमि को भी छूट भी जो वो दिया गया था, जैसे कि कुछ प्रकार की भूमि को, जैसे कि 1996 से पहले गैर वन उपयोग के लिए जो है परिवर्तित की गई भूमि जो है इस अधिनियम के दायरे से जो ये आपका बाहर जो वो आपका रखा गया है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान सीमा से 100 किलोमीटर के भीतर जो है ना स्थिर भूमि पर भी जो आपका कुछ छूट जो ये आपका दिया गया है, जहां केंद्र सरकार जो है ना लीनियर प्रोजेक्ट्स यानी रैखिक परियोजनाएं भी जो ये आपके बना सकती है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोक डांस ऑफ केरला, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना केरल राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो देखिए केरल राज्य का जो लोक नृत्य है ना ये आपका थेयम है। तो थेयम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका थेयम नृत्य है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका उत्तरी केरल यानी कन्नूर और कासरगोड जिले में जो ये आपका किया जाता है। और इसमें कलाकार जो है ना, ये आपका रंगीन पोशाक और मुखौटा पहनकर जो है देवी देवताओं का रूप धारण जो वो करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर ले कथकली और मोहिनी अट्टम के बारे में, तो देखिए कथकली और मोहिनी अट्टम जो है ना, ये आपका केरल राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और एक क्वेश्चन में आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, एनालिसिस के दौरान मैंने गलत बताया था कि ये आपका पूछा ये गया था ना कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है ना, ये आपका जादूगरनी नृत्य की तरह जो आपका समानता जो वो रखता है। तो देखिए ये जो आपका मोहिनी अट्टम नृत्य जो है ना, ये आपका जादूगरनी नृत्य की तरह जो वो समानता रखता है, यानी मोहिनी अट्टम नृत्य को भी जो है ना, ये आपका जादूगरनी नृत्य जो ये आपका कहा जाता है। जहाँ पर एनालिसिस के दौरान मैंने कथकली बता दिया था, जो कि आपका गलत है, ठीक है। मोहिनी अट्टम को जो है ना, ये आपका जादूगरनी का नृत्य जो ये कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि इन विच फील्ड वाज अनिल कुमार बोरो ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड इन 2025, यानी 2025 में अनिल कुमार बोरो को जो है ना किस क्षेत्र में जो है ये आपका पद्मश्री अवार्ड से जो ये आपका सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनिल कुमार बोरो को जो है ना, ये आपका 2025 में साहित्य एवं शिक्षा यानी लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में जो है ना, इन्हें पद्मश्री अवार्ड से जो ये आपका सम्मानित किया गया है। तो लिटरेचर एंड एजुकेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि अनिल कुमार बोरो जो है ये आपका किस राज्य से संबंधित है, तो आपके असम राज्य से जो ये आपके संबंधित हैं। और देखिए एडिक्विटी क्या कर रहा है ना कि जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है उसी से आपका रिलेटेड आगे के शिफ्टों में भी जो आपका पूछा जा रहा है। तो कल आपका प्रिया श्रीजेश के बारे में जो वो पूछा गया था, जिन्हें आपका पद्म भूषण 2025 में जो ये आपका खेल के लिए जो वो आपका दिया गया था। इसके अलावा 19 पद्म भूषण जो है आपके 2025 में जो भी आपके दिए गए व्यक्तियों के उनके नाम जो वो देख लेते हैं। तो देखिए 19 पुरस्कार विजेता पद्म भूषण के अगर नाम की बात कर ले, तो देखिए ए सूर्य प्रकाश जो है, इन्हें आपका साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है इन्हें आपका दिया गया, जो कि आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अनंत नाग को जो ये आपका कला के क्षेत्र में दिया गया, जो कि आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है। विवेक देवराव को जो है या देवराय को जो है ना, ये आपका मरणोपरांत दिया गया और इन्हें आपका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था। और ये जो आपके दिल्ली से जो वो संबंधित है। जतिन गोस्वामी को जो ये आपका कला के क्षेत्र में जो ये आपका दिया गया है, आप इनका राज्य जो वो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा चोस चाको पेरियापुरम को जो है आपका मेडिसिन यानी दवा के क्षेत्र में जो है आपका दिया गया है। कैलाश नाथ दीक्षित को जो है ये आपका पुरातत्व के क्षेत्र में जो है आपका दिया गया है। मनोहर जोशी को जो है आपका मरणोपरांत जो है ना सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में जो है आपका दिया गया है। नल्ली कुपुस्वामी चेट्टी को जो है आपका व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में आपका दिया गया है। नंदमुरी बालकृष्ण को जो है ये आपका कला के क्षेत्र में जो है इन्हें आपका पद्म भूषण 2025 जो है आपका दिया गया है। PR श्रीजेश जो कि आपका कल पूछा गया था, तो ये आपका खेल के क्षेत्र में जो है ना इन्हें आपका पद्म भूषण पुरस्कार से जो है आपका सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पंकज पटेल को जो है आपका व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। पंकज उधास को जो है आपका मरणोपरांत जो है कला के क्षेत्र में जो है आपका दिया गया। और जो कि आपके पंकज उधास जो थे ना, ये आपके गजल गायक थे। राम बहादुर राय के बारे में पूछा जाए तो इन्हें आपका साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है। साध्वी रिंत भरा को जो है ये आपका सामाजिक कार्य के क्षेत्र में जो है आपका दिया गया है। S अजीत कुमार को ये आपका कला के क्षेत्र में, शेखर कपूर को भी जो है आपका कला के क्षेत्र में जो है आपका दिया गया है। शोभना चंद्र कुमार को जो है ये भी आपका कला के क्षेत्र में दिया गया है। सुशील कुमार मोदी को जो है आपका मरणोपरांत जो है सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में जो आपका दिया गया है। विनोद धाम को जो है ना ये आपका विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है आपका दिया गया है। तो ये आपके 2025 में 19 व्यक्तियों को जो है ना पद्म भूषण पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया था। और पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, जो कि मैंने प्रीवियस शिफ्टों के वीडियो में आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम टू बिल्ड हाउसेज फॉर द पुअर ऑफ द सिटी, यानी कौन सी योजना जो है ना शहरी गरीबी को सस्ते आवास प्रदान करने का जो है ये आपका लक्ष्य जो ये आपका रखता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि देश भर में ज़रूरतमंद लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए जो है ना ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 जून 2015 को जो है ना ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना की शुरुआत जो ये आपका किया गया था। और इस योजना का जो उद्देश्य है ना, ये शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को जो है ना अपने खुद का घर उपलब्ध जो ये आपका कराना था। तो ऑप्शन में आपका प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना दिया गया था। तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग से आया था, यानी आपका मिलान जो वो दिया गया था, जहाँ पर एक तरफ आपका आर्टिकल दे दिया गया था यानी अनुच्छेद दे दिया गया था, और एक आपका अनुच्छेद से संबंधित आपका प्रावधान जो वो दिया गया था कि इस अनुच्छेद में क्या आपका वर्णित है। इस प्रकार से जो है आपको मैच करना था, जहाँ पर एक आपका आर्टिकल दिया गया था अनुच्छेद 50 जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए अनुच्छेद 50 की बात कर ले तो ये आपका न्यायपालिका को जो है ना ये आपका कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान जो ये आपका करता है। उसके बाद अनुच्छेद 131 जो है आपका दिया गया था। तो देखिए अनुच्छेद 131 की बात कर ले तो ये जो आपका सर्वोच्च न्यायालय के जो है ना आरंभिक क्षेत्राधिकार से जो ये आपका संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मामलों में जो है ना सर्वोच्च न्यायालय सीधे तौर पर मामलों की सुनवाई जो वो कर सकते हैं, यानी बिना किसी निचली अदालत में जो है ना ये आपका सुनवाई के जो है ये आपके सीधे तौर पर मामलों की सुनवाई जो ये आपका की जा सकती है। तो अनुच्छेद 131 जो है ये आपका सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार से जो ये आपका संबंधित है। एक आपका अनुच्छेद 243 जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए अनुच्छेद 243 ये जो आपका भारतीय संविधान का भाग 9 में आता है, जो कि आपका पंचायतों से जो ये आपका संबंधित है। और ये जो आपका अनुच्छेद है ना ये आपका 243 से लेकर जो है 243 ओ तक है, और इसमें आपका पंचायतों की संरचना, इसके अलावा कार्यकाल, आरक्षण, शक्तियां और वित्त से संबंधित जो प्रावधान है ये आपका शामिल है। यानी अनुच्छेद 243 जो है ना ये आपका पंचायतों से जो वो संबंधित है। और किसी बच्चे ने बताया कि सर 243 का नहीं पूछा गया था, अनुच्छेद 236 का जो वो 253 का जो वो मिलान करना था। तो देखिए अनुच्छेद 253 की अगर मैं बात कर लूँ तो अनुच्छेद 253 जो है ना यह भारतीय संविधान का एक आपका महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो संसद को जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते को जो है ना प्रभावी बनाने के लिए जो है ये कानून बनाने की शक्ति जो ये आपका प्रदान करता है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि यदि भारत के किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या फिर समझौते में शामिल होता है ना तो संसद उस समझौते को लागू करने के लिए जो है ये आपका कानून बना सकता है, भले ही वो आपका विषय जो है राज्य सूची में ही शामिल क्यों ना हो। इस पर जो कानून है ना ये आपका संसद के द्वारा जो आपका बनाया जा सकता है। इसके बच्चे ने बताया कि सर अनुच्छेद 236 का भी मिलान करने का जो वो दिया गया था। तो देखिए अनुच्छेद 236 की अगर बात कर ले तो ये जो आपका अनुच्छेद 236 है ना ये जिला न्यायाधीश और न्यायिक सेवा की परिभाषा से जो ये आपका संबंधित है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी आर्टिकल का मैच किया होगा उनका यहाँ पे जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि इन प्रश्न में आपका एक प्रश्न दिया गया था जिसमें 4 शासकों का नाम दे दिया गया था और उनके शासनकाल जो आपके दे दिए गए थे, और इनमें आपका कौन सा मिलान यानी चारों शासकों में आपका कौन सा आपका जो शासनकाल का जो है ना सही मिलान जो आपका किया गया था वो आपसे पूछा गया था। जहाँ पे बच्चों के द्वारा ऑप्शन भी मुझे मिल गए हैं, जहाँ पर आपका तो एक अलाउद्दीन खिलजी का दिया गया था, दूसरा आपका रजिया सुल्तान का दिया गया था, तीसरा आपका मोहम्मद बिन तुगलक का दिया गया था, और बलबन का आपका 35 वर्ष जो ये आपका शासनकाल जो वो दिया गया था। तो देखिए सबसे पहले अगर अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल है ना ये आपका 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा था। यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल है ये लगभग आपका जो 20 वर्षों का रहा था, ना कि आपका 10 वर्षों का रहा था। तो ये तो आपका गलत मैचिंग है। उसके बाद आपका MBT यानी आपका जो है मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल है ना ये आपका 13 से 25 से 1351 ईस्वी तक रहा था। यानी 26 वर्षों की अवधि तक जो है ना ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जो वो शासन किया था। और यहाँ पर जो आपका 15 वर्षीय जो वो दिया गया था जो कि आपका गलत मैचिंग किया गया था। तीसरा आपका बलबन दिया गया था। तो देखिए बलबन का जो शासन काल है ना ये 1266 से लेकर जो है 1287 ईस्वी तक रहा था। यानी बलबन के द्वारा टोटल 21 वर्षों तक जो है ये आपका शासन जो वो किया गया था। और यहाँ पर आपका 35 वर्ष दिया गया था जो कि आपका गलत मिलान किया गया था। फिर आपका सेकंड वाले ऑप्शन में रजिया सुल्तान का जो ये आपका 4 साल जो वो दिया गया था। रजिया सुल्तान का जो शासन काल है ना ये आपका 1236 से लेकर जो है 1240 तक रहा था। तो ये जो आपका रजिया सुल्तान का जो शासन काल है ना ये आपका सही दिया गया था। तो रजिया सुल्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यानी NREP वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर्स प्लान, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो है ना ये आपका किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसे आपका शुरू किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की बात कर रहे तो ये जो आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1980 से 1985 के दौरान जो है ना इसे आपका शुरू किया गया था। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा NREP का अगर मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो देखिए NREP का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले लोगों को रोजगार के अवसर जो ये आपका प्रदान करना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि NREP को जो है ना ये आपका जवाहर रोजगार योजना में जो है ये किस वर्ष में मिला दिया गया था। तो ये आपका 1989 में NREP को जो है ना ये जवाहर रोजगार योजना में जो ये आपका मिला दिया गया था।
तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका, फर्स्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन विच स्टेट, यानी भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो है ना पहला राज्य जो है आपका कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर आपका समान नागरिक संहिता जो है आपका लागू किया गया था, और इसे ही जो आपका गोवा सिविल कोड भी जो है आपका कहा जाता है। और ये जो आपका कानून है ना, ये पुर्तगाली शासन के समय ही जो आपका लागू हो गया था, और 1961 में से जो है भारत में विलय के बाद भी जो है ना ये आपका गोवा राज्य में जो है ये आपका समान नागरिक संहिता जो ये आपका जारी रहा है। तो गोवा अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। या फिर प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया होगा कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो है पहला राज्य कौन बना है। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद यानी 2024 में जो है ना समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो पहला भारतीय राज्य बना है ना, ये आपका उत्तराखंड राज्य बना है। तो अगर इस प्रकार से पूछा गया होगा कि 2024 या फिर स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो फिर आपका उत्तराखंड जो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ये जो आपका उत्तराखंड राज्य है ना, ये आपका गोवा के बाद जो ये आपका दूसरा राज्य बना है, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले ही जो है आपका गोवा राज्य में जो है ना समान नागरिक संहिता जो है आपका लागू किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विधानसभा के जरिए जो आपका उत्तराखंड राज्य है ना, जिसने आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पास और लागू जो ये आपका किया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो शायद आपका क्वेश्चन में जो है 2024 से ही पूछा गया था, तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू अ स्पोर फॉर्मेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है ना बीजाणु निर्माण के माध्यम से जो है ये आपका प्रजनन नहीं करता है। जहाँ पे आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए राइजोपस तो ये आपका स्पर्म फॉर्मेशन के द्वारा जो आपका प्रजनन करता है। इसके अलावा पेनिसिलिन भी करता है, और माइक्रो फंगस भी जो है ये आपका बीजाणु निर्माण के माध्यम से जो ये आपका प्रजनन जो वो आपका करता है। लेकिन ये जो आपका ईस्ट है ना, ये आपका सामान्य परिस्थितियों में जो है मुख्य रूप से जो है ना ये आपका बडिंग के माध्यम से जो ये आपका प्रजनन करता है, ना कि आपका स्पोर यानी बीजाणु के द्वारा जो है आपका प्रजनन करता है। तो ईस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रणजी ट्रॉफी इज ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम, यानी रणजी ट्रॉफी का जो आयोजन है ना ये कौन करता है। तो देखिए रणजी ट्रॉफी का जो आयोजन है ये आपका बीसीसीआई के द्वारा जो ये आपका किया जाता है। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। इसके अलावा बात कर ले रणजी ट्रॉफी की शुरुआत जो ये कब हुआ था, तो देखिए रणजी ट्रॉफी का जो पहला संस्करण है ना, यानी इसकी जो शुरुआत है ये आपका 1934-35 में हुआ था। और पहला जो आपका जो क्रिकेट टूर्नामेंट है, यानी रणजी ट्रॉफी जो आपका एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये कब और किसके मध्य खेला गया था। तो ये आपका 4 नवंबर 1934 को जो है ना मद्रास और मैसूर के मध्य जो ये आपका खेला गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले रणजी ट्रॉफी का जो नाम है ये किसके नाम पर जो है आपका रखा गया था। तो देखिए रणजी ट्रॉफी का जो नाम है ना ये महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर जो ये आपका रखा गया था, जो कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे ये भारतीय मूल के जो ये आपके पहले क्रिकेटर भी थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी 2024-25 का अगर बात कर ले तो ये आपका 90वां संस्करण रहा था, जिसे आपका विदर्भ के द्वारा जो ये आपका जीता गया था। और विदर्भ ने फाइनल में किसे हराया था, तो फाइनल में जो ये आपका केरल की टीम को जो वो हराया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है ना ये किस टीम के द्वारा जो ये आपका जीता गया है, तो ये आपका मुंबई टीम के द्वारा जो ये आपका जीता गया है। आई थिंक 42 या 43 बार जो है ये आपका मुंबई के द्वारा जो ये आपका जीता गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और देखिए आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि बीसीसीआई की जो स्थापना है ना ये कब हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो ये आपका कहाँ पर है। ये जो आप कमेंट दोनों क्वेश्चन का कमेंट करके जो है जरूर उत्तर जो वो बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच कंपनी मैनेज चाबहार पोर्ट, यानी चाबहार बंदरगाह का जो प्रबंध है ना ये आपका जो कौन करता है। तो देखिए ये जो आपका IGPL है ना, IPGL जिसका फुल फॉर्म आपका इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, इसके द्वारा जो है ना ये आपका चाबहार बंदरगाह का प्रबंध जो ये आपका किया जा रहा है। और किस देश के सहयोग से, तो ये आपका ईरान देश के सहयोग से जो ये आपका किया जा रहा है। तो IPGL आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है था कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसैट सैटेलाइट रिलेटेड टू स्पेस रिसर्च, यानी अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित ये जो आपका एस्ट्रोसैट उपग्रह है ना इसका मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए एस्ट्रोसैट की बात कर ले तो ये जो आपका इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित बहुतरंग धैर्य वेधशाला है, जिसका एक मुख्य कार्य जो है ना ये आपका ब्लैक होल, इसके अलावा न्यूट्रॉन तारे और आकाश गंगाओं जैसी उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय घटनाओं को जो है ना पैराबैग्नी एक्सरे और दृश्य प्रकाश में जो है ये आपका अध्ययन करना है। इसके अलावा बात कर ले कि ये जो आपका एस्ट्रोसैट उपग्रह का जो मुख्य कार्य है ना ये आपका स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स एंड कॉस्मिक फिनोमिना, यानी ब्लैक होल और
ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन जो है ये आपका किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका एस्ट्रोसैट उपग्रह के द्वारा जो ये आपका किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज प्राइमरली ओपनड, यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो है ना मुख्य रूप से किस प्रकार का बैंक जो है ये आपका खाता खोला जाता है। तो देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात कर ले तो इसे जो आपका भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2014 में जो है आपका शुरू किया गया एक वित्तीय समावेशन योजना है और इसके अंतर्गत जो है ना व्यक्ति शून्य शेष राशि वाला यानी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बचत खाता जो है ये आपके जो वो खोल सकते हैं ताकि उन्हें बैंकिंग सेवाएं, सब्सिडी और बीमा जैसी सुविधाएं जो वो प्राप्त हो सके। तो ये जो आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता जो है ये आपका इसमें जो वो खोला जाता है। तो सेविंग अकाउंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इन बास्केटबॉल व्हाट इज द स्कोर यूनिट कॉल्ड, यानी बास्केटबॉल में जो है ना स्कोर की इकाई को जो ये आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए बास्केटबॉल में स्कोर की इकाई को जो है ना ये आपका पॉइंट जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन सी पॉइंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु इज नन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी भारत कोकिला के नाम से जो है ना ये किसे जाना जाता है। तो देखिए भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जो है ना ये सरोजनी नायडू को जो वो जाना जाता है। और उन सरोजनी नायडू को जो है आपका भारत की कोकिला जो है ये किसने दिया था ये जो उपाधि है। तो देखिए उनकी मधुर और देशभक्ति से आपके ओतप्रोत कविताओं के कारण जो है ना उन्हें भारत कोकिला की जो उपाधि है ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है आपका दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो सरोजनी नायडू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम प्रणाम स्कीम, यानी पीएम प्रणाम स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये क्या है। तो देखिए पीएम प्रणाम स्कीम की बात कर ले तो ये जो आपका योजना का जो उद्देश्य है ना ये राज्यों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में जो है कमी लाने और पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग को जो है ये आपका प्रोत्साहित करना है। यानी पीएम प्रणाम जो आपका योजना है ना इसका जो आपका मुख्य उद्देश्य है ये आपका क्या है। तो इसका जो आपका मुख्य उद्देश्य है ये आपका रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में जो ये आपका कमी लाना है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इंडियन स्टेट हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, यानी जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो है ना भारत के किस राज्य की जो साक्षरता दर है ये आपका सबसे अधिक रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है ना ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल राज्य का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है ना ये आपका 94% रहा था। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका बिहार राज्य का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। और ये सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में भी जो वो करवा चुका हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कॉल्ड, यानी जनसंख्या के जो है ना वैज्ञानिक अध्ययन को जो ये आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है ना ये आपका डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी जो ये आपका कहा जाता है। तो डेमोग्राफी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बिहू इज ए फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, यानी बिहू जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए बिहू की बात कर ले तो ये आपका असम राज्य का जो है एक लोक नृत्य भी है और एक आपका त्यौहार भी है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि असम में कितने प्रकार के बिहू जो है आपके मनाए जाते हैं। तो देखिए असम में आपके 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं और वो तीनों प्रकार का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए एक तो आपका बोहाग बिहू मनाया जाता है, सेकंड आपका माघ बिहू और थर्ड आपका काटी बिहू जो है ये आपका मनाया जाता है। जिसमें अगर बोहाग बिहू की बात कर रहे तो ये जो आपका अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, माघ बिहू जो है आपका जनवरी महीने में मनाया जाता है और काटी बिहू जो है ना ये आपका अक्टूबर में जो ये आपका मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये क्या है। तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात कर लें तो इसे जो आपका वर्ष 2015 में जो ये आपका शुरू किया गया था और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये गिरते हुए बाल लिंग अनुपात को सुधारना और बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को जो है ये आपका बढ़ावा देना है। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका प्रोमोटिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड प्रिवेंटिंग फीमेल फॉर्टिसाइड, यानी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और भ्रूण हत्या को जो रोकना, ये जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है मुख्य उद्देश्य है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जल जीवन मिशन, यानी जल जीवन मिशन का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए जल जीवन मिशन की बात कर ले तो इसे जो आपका भारत सरकार के द्वारा जो है ना वर्ष 2019 में जो ये आपका शुरू किया गया था, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका 2024 तक हर ग्रामीण घर में जो है कार्यात्मक नल कनेक्शन यानी FHTC के माध्यम से जो है ना नल से आपका जो वो जल पहुँचाना है। यानी जल जीवन मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका प्रोवाइडिंग टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, यानी प्रत्येक ग्रामीण घर को जो है ना नल से जल उपलब्ध कराना है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देख सकते हैं कि स्कीम से आपके 3 क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए वर्षा जल संचयन की बात कर ले तो ये जो आपका एक ऐसा तकनीक है जिसके माध्यम से जो है ना वर्षा के पानी को इकट्ठा संरक्षित किया जाता है, और इसका जो उद्देश्य है ना, इस योजना का जो उद्देश्य है ये आपका भूजल स्तर को रिचार्ज करना, इसके अलावा जल संकट को ये आपका कम करना और जल संरक्षण को जो है आपका बढ़ावा देना होता है। यानी वर्षा जल संचयन का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका टू कंजर्व रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज, यानी वर्षा जल को भविष्य के उपयोग के लिए जो है ये आपका संरक्षित करना है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि मथुरा आर्किटेक्चर इज रिलेटेड टू विच स्कूल ऑफ आर्ट, यानी मथुरा वास्तुकला जो है ना ये किस शैली से जो ये आपका संबंधित है। तो देखिए मथुरा कला शैली की बात कर ले तो ये जो आपका विशेष रूप से जो है ना ये आपका कुषाण काल, खासकर जो है आपका कनिष्क के शासन काल में जो ये आपका विकसित किया गया था। और ये जो आपका शैली है ना ये आपका लाल बलुआ पत्थर से बनी मूर्तियों और हिंदू, जैन और बौद्ध देवी देवताओं के जो है ना स्वदेशी भारतीय रूपों को दर्शाने के लिए जो है ये आपका मुख्य रूप से जो ये आपका जाना जाता है। और ये जो आपका मथुरा वास्तुकला जो है ना ये किस शैली से आपका संबंधित है। तो ये आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट यानी मथुरा कला शैली से जो ये आपका संबंधित है। तो मथुरा कला शैली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि मुल्कराज आनंद जो है ना ये किस विषय पर जो वो पुस्तक जो वो लिखते थे। तो देखिए मुल्कराज आनंद जो है ये आपका मुख्य रूप से जो है ना भारत में गरीबी, सामाजिक असमानता और जाति व्यवस्था जैसे विषयों पर जो है ना यह किताब जो वो लिखते थे। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मुल्कराज आनंद के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी। तो देखिए अनटचेबल, इसके अलावा कुली, टू लिप्स एंड ए बर्ड, द विलेज, इसके अलावा ट्रायोलॉजी एंड द बिग हार्ट, ये सारी जो पुस्तकें हैं ना ये मुल्कराज आनंद के द्वारा जो ये आपका लिखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि ओपेक कनेक्ट्स विच 2 कंटिनेंट्स थ्रू द मिडिल ईस्ट, यानी ओपेक मध्य पूर्व के माध्यम से जो है ना किन 2 महाद्वीपों को जो ये आपका जोड़ता है। तो देखिए सबसे पहले ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है, जो कि आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जिसमें कई सदस्य देश जो है ना मध्य पूर्व यानी एशिया और उत्तर अफ्रीका में जो ये आपके स्थित है। इसलिए ये जो आपका ओपेक संगठन जो है ना ये आपका एशिया और अफ्रीका को जो ये आपका जोड़ता है। तो एशिया और अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज द हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज्ड एवरी ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ना ये आपका जो है क्यों जारी किया जाता है। तो देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर ले तो ये जो आपका प्रत्येक वर्ष जो है ना ये आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है ना ये आपका हैप्पीनेस इंडेक्स जो है आपका जारी किया जाता है। और इसमें आपका विभिन्न देशों में जो है लोगों की खुशहाली और जीवन की गुणवत्ता का आकलन जो वो आपका किया जाता है। और इसमें आपका प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक समर्थन, जीवन प्रत्याशा, इसके अलावा स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार स्तर जैसे कारकों को जो ये आपका ध्यान में जो वो आपका रखा जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि द डेक्कन ट्रैप्स वेयर फॉर्म ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल फिनोमिना, यानी निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण जो है ना डेक्कन ट्रैप्स का निर्माण जो ये आपका हुआ था। तो देखिए डेक्कन ट्रैप्स की बात कर ले तो ये जो आपका पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी संरचनाओं में से एक है, जिसका जो निर्माण है ना ये आपका लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले जो है आपका भारी जलवायु विस्फोट के कारण जो है इसका निर्माण हुआ था। और इन विस्फोटों से निकली लावा की परतें जो है ये आपका बेसाल्ट चट्टानों में जो ये आपका बदल गया था, जिसमें आपका सीढ़ी नुमा जो आपका भू आकृति भी जो ये आपका बना था। यानी ये जो आपका भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण डेक्कन ट्रैप्स का जो निर्माण हुआ था ना किस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण, तो ये आपका वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो है ना ये आपका डेक्कन ट्रैप्स का जो वो निर्माण हुआ था। तो वोल्केनिक इरप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश